गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इफ यू हैव बीन लाइकिंग अवर वीडियोस फॉर अ वाइल, सो काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos. So we were covering previously the related to the minor account, so now let us cover the next one. It is related to the trust account. सो कोई भी पब्लिक ट्रस्ट का जो अकाउंट है वो बिना रजिस्ट्रेशन के ओपन नहीं होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पब्लिक ट्रस्ट के केस में, यानी कि दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक मेरे पास पब्लिक ट्रस्ट है, एक मेरे पास प्राइवेट ट्रस्ट है। अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, जो कि चैरिटी कमिश्नर के द्वारा यहां पर इशू किया जाएगा। जो प्राइवेट ट्रस्ट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज मैंडेटरी। एंड अगर ट्रस्टी की डेथ हो भी जाती है तो जो वहां पर ट्रस्ट डीड रहती है, इस तरह से समझ लीजिए, जो भी मेरे पास ट्रस्ट का अकाउंट रहेगा वहां पर मेन ऑपरेशनल जो डॉक्यूमेंट रहता है दैट इज अ ट्रस्ट डीड। अब ट्रस्ट डीड के बेस पर ही सभी कामकाज होते हैं, इसके हिसाब से ही आप ऑथराइजेशन ग्रांट करते हैं, इसके हिसाब से आप मेंबर्स को चूज करते हैं, इसके हिसाब से जो पैसा उसे मेंटेन किया जाता है। सब रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर ट्रस्ट डीड में यहां पर मेंशन रहेंगे, यानी कि जब भी कोई अकाउंट ओपन होगा तो ये तो आपका मेजर मेन डॉक्यूमेंट बन ही गया है। इसके साथ जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं उनकी केवाईसी करनी पड़ेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स यहां पर जमा होंगे। एंड अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं है तो वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो यहां पर ऑप्शनल बन जाता है। एंड अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाती है तो क्या उससे ट्रस्ट का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा? नहीं, ट्रस्ट का अकाउंट बंद नहीं होगा। अकाउंट ऑपरेशंस जो है इन द अकाउंट विल बी स्टॉप्ड एंड फर्दर अकाउंट ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट डीड के हिसाब से अगर अकाउंट ऑपरेशन आगे हो सकते हैं तो उनको आगे चला जाएगा, यानी कि अगर ट्रस्टी की डेथ होती है तो उसके केस में नया ट्रस्टी कब चूज होगा, कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उस चीज को अपनाते हुए अकाउंट ऑपरेशन आगे चलाए जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर बन जाता है कि अगर पुराने ट्रस्टी ने जिसकी डेथ हुई थी उसने अगर कोई चेक जो है वो यहां पर राइट किया था, चेक ड्रॉ किया था, तो उसके केस में क्या वो चेक पास किया जाएगा? डेफिनेटली वो चेक जो है वो यहां पर पे किया जाएगा, यानी कि ऑलरेडी साइंड जो चेक है दैट इज टू बी पेड, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सेविंग फंड अकाउंट में ऐसी चीज होती है कि अगर पर्सन की, जैसे मान लीजिए सेविंग फंड अकाउंट है, पर्सन ए का अकाउंट है, इसने यहां पर चेक ड्रॉ किया था 15 सितंबर को इसने चेक ड्रॉ किया था। एंड फर्दर इस पर्सन की डेथ हो जाती है एंड उसके केस में अगर ये पर्सन जो है, मान लीजिए इसके द्वारा चेक साइन किया गया, पर्सन बी लेकर आता है 25 अक्टूबर को उसने प्रेजेंट कर दिया, तो उसे क्या पास करेंगे? नहीं, उसे पास नहीं करेंगे, उसे हम वापस भेज देंगे। लेकिन अगर ट्रस्ट अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, तो उसके केस में अगर कोई चेक पहले साइन किया गया था ट्रस्टी के द्वारा, मान लीजिए पर्सन ए ने ये एक ट्रस्टी है यहां पर एंड इसने चेक पहले साइन कर दिया था, अब इसने चेक साइन कर दिया था, उसके बाद इसकी तो डेथ हो गई एंड 25 अक्टूबर को ये प्रेजेंट किया गया, तो इस चेक को यहां पर पास कर दिया जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द चेक कैन बी गिवन बाय एनी ट्रस्ट, can be given by any trust including who is not authorized to operate the account। यानी कि ट्रस्टी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ऑथराइजेशन किस पर्सन को दी गई है वो अलग बात है। लेकिन अगर ट्रस्ट का अकाउंट में से एक चेक ड्रॉ किया गया है, ट्रस्टी ने यानी कि ऑथराइज्ड जो सिग्नेटरी है उसने एक चेक को ड्रॉ कर दिया, लेकिन बाकी ट्रस्टियों में से कोई भी एक ट्रस्टी स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक करवा सकता है। एंड फर्दर ट्रस्टी जो है वो अपनी पावर्स को फर्दर आगे डेलीगेट नहीं कर सकता, कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स अंटिल और अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इनटू ट्रस्ट डीड। अगर ट्रस्ट डीड में प्रोवाइडेड नहीं है तो वो यहां पर फर्दर आगे नहीं बता पाएगा। एंड फर्दर ट्रस्टी पैसा बोरो भी नहीं कर सकता अंटिल और अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द ट्रस्ट डीड। तो पैसा आप उधारा भी ले सकते हैं, ट्रस्टी की डेथ के ऊपर, इंसैनिटी के ऊपर, जो इंसॉल्वेंसी है उसके ऊपर चेक इशू जो किया गया है, अगर वो अदरवाइज इन ऑर्डर है तो उस चेक को पेमेंट किया जाएगा, अदरवाइज उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी हमने पॉइंट कवर कर लिया है। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जैसे कि हमने ऑलरेडी एक कंसेप्ट इसका कर लिया था कि एबीसी पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी माइनर को यहां पर पार्टनर बनाना है तो क्या वो अलाउड है? माइनर को पार्टनर नहीं बना पाएंगे, लेकिन माइनर को प्रॉफिट्स के लिए एडमिसिबल जरूर कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट मिलते रहेंगे, उसकी लायबिलिटी कोई नहीं रहेगी, जो लायबिलिटी रहेगी दैट वुड बी अप टू द एक्सटेंट जो उसका शेयर है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म्स। अब पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं दोज आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, नेम्स याद रख लीजिए। पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। माइनर कैन बी admitted to the benefits of the partnership firm with the consent of all the partners.
ही इज नॉट पर्सनली लायबल, उसकी पर्सनल लायबिलिटी जीरो रहेगी, लेकिन उसका जो शेयर है पार्टनरशिप फर्म में दैट इज लायबल। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के केस में मैंडेटरी नहीं है, क्रॉस है, नहीं मैंडेटरी है, लेकिन अगर बैंक ने लोन देना है तो बैंक सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स को लेंडिंग करता है। दूसरी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स को लेंडिंग नहीं करता है। ना लेंडिंग करने का क्या कारण है? क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो ना तो पार्टनरशिप फर्म अपने नाम में किसी और के ऊपर केस लगा सकती है, ना कोई थर्ड पार्टी उस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के नाम में केस लगा सकता है। जब केस इन लगा सकते तो पैसा वापस कैसे लोगे? तो बैंक यहां पर अनरजिस्टर्ड फर्म को लेंडिंग नहीं करता है। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो यहां पर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के द्वारा बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी कोई भी एसोसिएशन जहां पर नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 प्लस है उसे कंपनी के दर्जा देना होगा, कंपनी के केस में उसको कंपनी के रूप में उसे रजिस्टर करवाना होगा। दैट इज व्हाई नाउ इट इज लिमिटेड टू 100। ओके, एचयूएफ जो है वो यहां पर पार्टनर नहीं बन सकती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एचयूएफ cannot be a partner, however since the company can be a partner क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों पार्टनर नहीं बन सकती? क्योंकि अपनी उसकी कोई भी अलग से लीगल पहचान नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, बकायदा उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी चीज को बताया गया हो। अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी चीज को बताया गया तो डेफिनेटली वो पार्टनर बन सकती है। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म इन अ यूजुअल वे, बाइंड द फर्म एंड अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना वो बेसिकली फर्म के एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान अगर यहां पर पार्टनर्स ने कोई कामकाज किया है, जैसे मान लीजिए कंपनी जो है वो फर्नीचर बेचती थी, तो पर्सन ए बी सी पार्टनर्स हैं एंड पर्सन ए ने यहां पर फर्नीचर को बनाने के लिए सामान परचेज कर लिया, तो उसके केस में ए के जो यहां पर ए ने जो कामकाज किया है ये इसने रेगुलर वे ऑफ बिजनेस के लिए यहां पर कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम किया है, तो यहां पर इसके जो कामकाज है वो कंपनी को यानी कि कंपनी नहीं कहेंगे, फर्म को बाइंड कर लेंगे। फर्म को बाइंड करने का मतलब है कि बाकी पार्टनर्स की भी उसमें लायबिलिटी पड़ जाएगी, फर्म की भी लायबिलिटी उसमें पड़ जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ओके, सेक्शन 18 कहता है एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एजेंट की तरह काम करते हैं एंड फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म, वो यहां पर बिजनेस के लिए कामकाज करते हैं। सो देयरफॉर एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज द एक्ट ऑफ द फर्म। तो जो भी कामकाज फर्म कर रही है, जो भी कामकाज पार्टनर कर रहा है वो बेसिकली फर्म का ही कामकाज है एंड दिस इज नोन एज द इंप्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। दिस इज सेड टू बी एक इंप्लॉयड अथॉरिटी मिल गई है पार्टनर को। एंड यहां पर कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कंपनी का काम, जो फर्म का काम था वो यहां पर फर्नीचर बेचना था लेकिन गारंटी देना तो नहीं था, तो अगर कोई जो पार्टनर है वो गारंटी देता है फर्म के केस में तो वो एक्सेप्शनलिटी है, उसमें उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई है। यानी कि जो कामकाज फर्म का यहां पर नेचुरल कामकाज है जिसके लिए यहां पर फर्म को कंस्टिट्यूट किया गया है तो वो उसके लिए तो इंप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन जहां पर फर्म के लिए एक्सेप्शनल कामकाज है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी को बेचना, अकाउंट को ओपन करना, अकाउंट को क्लोज करना, गारंटी देना किसी पर्सन के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी को यहां पर खरीद बेच करना, मॉर्गेज क्रिएट कर देना, यानी कि कंपनी फर्म के एसेट जो थे उसके ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करके लोन ले लिया, गारंटी को दे देना, कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर लेना, आर्बिट्रेज में एंटर कर लेना, तो ये सब चीजें बेसिकली हैं, ये एक एक्सेप्शन बन जाएगी। अगर तो देखिए फर्म का काम ही गारंटी देना था तो गिविंग गारंटी जो है वो एक इंप्लॉयड अथॉरिटी होगी। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर फर्म की बात करता हूं, फर्म एबीसी है, उसका कामकाज ही क्या है, गारंटीज देना है, तो उसके केस में तो गिविंग द गारंटी क्या है, इंप्लॉयड अथॉरिटी है यहां पर पार्टनर्स के लिए। लेकिन अगर उसका कामकाज है गारंटी देना नहीं था, उसके केस में वो इंप्लाइड अथॉरिटी थोड़ा हुआ, तो उसके केस में वो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होगा ना, तो दैट इज द केस ओवर हियर। ओके, एंड फर्दर आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में हमने काफी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कंपनी है, अब पार्टनरशिप फर्म के केस में एक चीज समझ ली कि जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कितनी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंड फर्दर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हमने मॉड्यूल में ही फर्दर पढ़ा था, इसी मॉड्यूल में पढ़ा था कि कंपनी जो है उसके केस में जो लायबिलिटी है वो उसकी कुछ एक क्या रहती है, लायबिलिटी
लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स है, चाहे लिमिटेड बाय कैपिटल है, तो उन चीज़ों लिमिटेड बाय गारंटी है। तो हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इसीलिए हम कंपनी बनाते हैं, एंड कंपनी के केस में जो ऑनरशिप है एंड मैनेजमेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम नंबर है 2, एंड प्राइवेट पब्लिक कंपनी के केस में जो मिनिमम नंबर है मेंबर्स का 37। मैक्सिमम नंबर की बात करें इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज लिमिटेड टू 200, एंड मैक्सिमम की बात करते हैं पब्लिक के केस में इट इज हैविंग अनलिमिटेड, इट कैन बी हैविंग अनलिमिटेड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड फॉर द डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 15, एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम 3 है एंड मैक्सिमम 15 है। एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यहां पर डायरेक्टर्स हैं इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोज कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में पास करते हुए नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, तो आप इसी चार्ट के हिसाब से आंसर करने वाले हैं, अगर स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन्ड नहीं है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कंपनी के केस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जैसे कि फर्म के केस में हमने पढ़ा कि आप चाहे रजिस्टर करवाओ चाहे ना करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन द केस ऑफ द कंपनी जो यहां पर रजिस्ट्रेशन है दैट इज मैंडेटरी कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्ट्रेशन करवानी ही होगी। एंड फॉर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको हम एमओए कहते हैं। तो एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इसी के हिसाब से कंपनी को बनाया जाता है। कंपनी का वजूद क्या है, यानी कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किस तरह से डील करने वाली है, उन सभी चीजों को यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के में बताया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड डॉक्यूमेंट आता है दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड रहता है, यानी कि कंपनी के अंदर कामकाज कैसे होगा, कंपनी अपने कामकाज को किस तरह से पूरा करेगी, किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच करेगी, कंपनी की क्या रूलिंग्स रहने वाली हैं, उसके बारे में सब चीजें यहां पर बताई जाती हैं। एंड फर्दर अगर कोई भी कामकाज यहां पर, कोई भी यहां ऐसा वर्क जो है वो यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, एंड कंपनी कोई भी ऐसा कामकाज शुरू करती है जो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, या फिर कैपिटल की क्लोज भी यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है, यानी कि मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना उठा पाएगी वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही दी जाती है। तो अगर यहां पर कोई भी चीज जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर है तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं एंड वहां पर कोई बातचीत जो है वहां पर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर है तो उसे हम इंट्रा वायर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नोट कर लेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में बाहर की दुनिया से कैसे डील करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के केस में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी के बारे में बात करते हैं। अगर बाहर की दुनिया में जो चीजें करनी थी अगर उसके स्कोप से ज्यादा आपने चीज कर ली तो वो अल्ट्रा वायर्स है। अंदर जो कामकाज करना था, इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके अलावा अगर कोई कामकाज कर लिया उसके स्कोप से बाहर हो गए तो वो इंट्रा वायर्स कहलाएगा। देन इट इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जब आप अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करते हैं तो उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर रजिस्टर कर लिया जाता है, दैट इज योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। की आपको मान लिया जाता है कि कंपनी आपकी उस दिन एस्टैब्लिश हो गई है। सो दिस इज द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी बिगिंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट। आफ्टर दैट इट इज द डेथ ऑफ द डायरेक्टर। तो अगर डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, जैसे हमने ट्रस्टी के केस में पढ़ा था कि ट्रस्टी की डेथ होने के पर भी ट्रस्ट बंद नहीं होता, इसी तरह से अगर डायरेक्टर की भी डेथ हो जाती है तो यहां पर कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, अगर डेथ होगी डायरेक्टर की तो कंपनी बंद नहीं होने वाली है, कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि कंपनी लगातार चलती रहेगी। मेंबर्स डायरेक्टर्स के इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी यहां पर। सो एज द कंपनी has an existence separate from that of the shareholders and the directors, तो the death of the director does not affect the operations of the account। तो अकाउंट के ऑपरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन अगर कोई चेक डायरेक्टर की डेथ के पहले उसके द्वारा साइन किया भी गया था, even if a check signed by authorized director who has died is presented after the death of the director, if the check otherwise is on basically वो क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, अगर चेक otherwise in order है तो यहाँ पर उस चेक को यहाँ पर बैंक वापस नहीं भेज सकता, उसको यहाँ पर क्लियर कर देगा, उसको यहाँ पर पास कर देगा।
ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू कन्वर्जन। तो जो पैसा कंपनी को मिलना चाहिए था वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, वो डायरेक्टर के अकाउंट में नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए डायरेक्टर D1 ने कंपनी के नाम से जो चेक था वो अपने अकाउंट में लगा दिया एंड बैंक वालों ने यहां पर वो पैसा डायरेक्टर के अकाउंट में डाल दिया, सो दैट वुड अमाउंट टू कन्वर्जन अंडर सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, so that is basically related to it. After that it is the OPC, that is one person company, that is one person company. So one person company क्या होती है, नाम ही बता रहा है, एक पर्सन जब कंपनी बनाएगा तो उसे वन पर्सन कंपनी कहते हैं, यानी कि जिसमें एक ही मेंबर रहेगा एंड ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में होती है। यहां पर कोई जो नेचुरल पर्सन है जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडियन है वो यहां पर कंपनी को सेटअप कर सकता है एंड वो सोल मेंबर रहेगा, इसलिए इसे ओपीसी कहा गया है। जहां पर हमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करी थी कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 2 चाहिए, पब्लिक के केस में आपको 7 नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए। ओपीसी वहां पर एक क्या है, एक एक्सेप्शन है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए होता है एंड अ पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट वन ओपीसी ओनली। एक पर्सन एक ही ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ज्यादा कंपनीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता और बिकम अ नॉमिनी इन वन सच कंपनी ओनली। तो एक ही कंपनी में वो नॉमिनी बन सकता है। ओपीसी इज मेंट फॉर द very small businesses. OPC is meant for the very small businesses, and in the case of the OPC the memorandum of association should state the name of the member, name of the person who in the event of the death of the subscriber shall become the member of the company. जैसे मान लीजिए पर्सन ए ने यहाँ पर ओपीसी को बना लिया, ओपीसी को सेटअप कर लिया, तो यहां पर एक और रेजिडेंट पर्सन का ये नाम बताएगा हु वुड बी द नॉमिनी ऑफ द कंपनी इन द इवेंट। अगर यहां पर इस मेंबर की डेथ होती है तो यहां पर पर्सन बी जो है वो यहां पर कंपनी को रन करेगा एंड वुड बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। बिकॉज हम जानते हैं कि कंपनी के केस में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की, तो यहां पर कंपनी तो हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन ओपीसी है तो सिंगल मेंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर एक पर्सन को एज अ मेंबर, एज अ नॉमिनी यहां पर बनाया जाएगा ताकि उसके मरने के बाद, पर्सन ए की डेथ के बाद पर्सन बी जो है वो यहां पर कंपनी को चला पाए। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर। सो दैट वाज रिलेटेड टू द ओपीसी। आफ्टर दैट इट इज द सोसाइटीज एंड क्लब्स। इट इज रिलेटेड टू सोसाइटीज एंड क्लब्स। अब सोसाइटीज जो होती हैं दीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हाट, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो सोसाइटीज के केस में जो लोग होते हैं जो एक ही तरह की दिनचर्या से रिलेटेड है, एक ही तरह के ग्रुप से रिलेटेड है, वो यहां पर इकट्ठे होते हैं, किसी एक सिंगल मोटिव के साथ, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए यहां पर इकट्ठे होते हैं, कॉपरेशन के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मर्स की सोसाइटी है तो यहां पर फार्मर्स यहां पर इकट्ठे हो गए एंड ये फार्मर्स मान लीजिए सेम विलेज से हैं या डिफरेंट विलेजेस से हैं, वो इकट्ठे हो गए। इनका मेन मकसद क्या है, मान लीजिए इन्होंने प्रोड्यूस को बेचना है, डेफिनेटली जो ओपीसी है, ओपीसी के केस में नॉमिनी इज मैंडेटरी। इन द केस ऑफ ओपीसी वन पर्सन कंपनी के केस में, जो ओपीसी के केस में नॉमिनी है डेट इज मैंडेटरी। तो सोसाइटीज जो होती हैं दीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो जो सोसाइटीज होती हैं दीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सोसाइटीज कोऑपरेटिव एक्ट एंड फर्दर दीज आर हैविंग एंटिटी ओनली आफ्टर देयर इनकॉर्पोरेशन। सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही इनकी एंटिटी होती है। ओके, तो यहां पर ये सभी, मैं फार्मर्स की बात कर रहा था कि सभी फार्मर्स यहां पर कॉमन पर्पस के साथ इकट्ठे हो गए, सो दैट फॉर्म्स अ कोऑपरेटिव। तो यहां पर एक कोऑपरेटिव बन गई है। इसी तरह से जो क्लब्स होते हैं इनको रजिस्टर किया जाता है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर कंपनीज एक्ट के अंडर इनको रजिस्टर किया जाता है। जो क्लब्स होते हैं इनको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर या फिर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है। एंड यहां पर ये बेसिकली, चाहे हम क्लब की बात करते हैं चाहे सोसाइटी की बात करते हैं, दीज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्संस। एक ग्रुप है लोगों का एंड एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि यहां पर इन्होंने कॉमन जो पर्पस है, कॉमन जो मोटिव है उसे प्रमोट करना है, जैसे आर्ट को लेकर के चाहे लिटरेचर को लेकर के। जैसे यहाँ पर फार्मर के एक कोऑपरेटिव है तो इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन मोटिव है कि हमने यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं उनकी प्रोड्यूस को बेचना है, यानी कि जो भी उन्होंने खेती बाड़ी की है उससे जो सामान इन्होंने बनाया है उसको बेचना है, या फिर जो मेंबर्स हैं उनको लैंडिंग के, उनको यहाँ पर लो कॉस्ट के ऊपर हमने लैंडिंग करनी है। सो दैट आर द मेन पर्पसेस। ठीक है, तो यानी कि मेन क्या है कि आपस में एक दूसरे की तरक्की के
लिए ये इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द सोसाइटीज एंड द क्लब्स. एंड सोसाइटीज जो है दोज आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वेयर एज द क्लब्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और कंपनीज एक्ट. ओके. देन अगर बैंक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए जो कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हो जाएगी कॉपी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. उस क्लब के सोसाइटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी यहां पर मैनेजिंग कमेटी थी वो यहां पर एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि वो अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं. एंड उसमें ऑथराइज्ड पर्सन कौन कौन से. देखिए अब यहां पर ये क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, इनकी एंटिटी डिफरेंट होती है. ठीक है, अब एंटिटी डिफरेंट है तो यहां पर इनको आगे चलाने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए, कोई ना कोई ऑथराइज्ड सिग्नेटरी चाहिए. तो यहां पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी अकाउंट ऑपरेशंस होंगे, वो सब चीजें यहां पर मेंशन की जाएंगी. एंड यही सब डॉक्यूमेंट्स हमें यहां पर ऑब्टेन कर लेने हैं. सैंक्शनिंग ऑफ लोन के बारे में बात करें तो दिस इज टू बी इंश्योर्ड दैट द जो पर्पस ऑफ लोन है वो यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ यहां पर कंसिस्टेंट हो. यानी कि अगर किसी कोऑपरेटिव को अगर बनाया गया है, मान लीजिए ऑन लैंडिंग पर्पसेस के लिए बनाया गया कि वो फर्दर आगे लैंडिंग कर सकती है, तो यहां पर क्या वो लैंडिंग जो की जा रही है उसको इस कोऑपरेटिव को लैंडिंग की जा रही है बैंक के द्वारा, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द पर्पसेस ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. ओके. एंड फर्दर जो लोन दिया भी जाएगा ना यहां पर सोसाइटी को, क्लब को, वो यहां पर उनकी बोरोइंग कैपेसिटी के बीच में होना चाहिए. यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बीच में होना चाहिए वो फर्दर, तभी वो यहां पर लोन ले सकते हैं, अदरवाइज हम उनको लैंडिंग नहीं कर सकते. एंड फर्दर इवन अगर ऑथराइज पर्सन की डेथ हो भी जाती है, इवन अगर यहां पर ऑथराइज पर्सन की डेथ हो भी जाती है तो यहां पर जो पिछला चेक साइन किया हुआ था उसे यहां पर पास कर दिया जाएगा. अकाउंट के ऑपरेशंस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक नेक्स्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर को हम सिलेक्ट नहीं कर लेते, या फिर जो ऑफिस बेरर है उसको यहां पर ऑथराइज नहीं कर दिया जाता ऑपरेशंस के लिए फर्दर. इज इट क्लियर? दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटीज एंड क्लब्स. आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि वॉलंटरी एसोसिएशन के बारे में. देखिए वहां पर जब हमने सोसाइटीज एंड क्लब्स के बारे में बात की थी, तो दैट इज बेसिकली आल्सो रिलेटेड टू समवट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. लेकिन वहां पर सोसाइटी की हम बात कर रहे थे जहां पर आर्ट लिटरेचर के पर्पसेस, उनके प्रमोशंस के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है या एक पर्टिकुलर क्लब बनाया गया है, उसके बारे में बात कर रहे थे. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जहां पर इन्होंने अपने मेंबर्स को सर्विस करना रहता है. तो यहां पर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर इंडिविजुअल जो कि सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं वो आपस में जुड़ते हैं ताकि वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाए. तो यहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना जो है वो मैंडेटरी बन जाता है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है फ्रॉम दैट ऑफ द सोसाइटी. यानी कि जो मेंबर्स है उनसे एक इसका अलग से एक एंटिटी होता है. एंड फर्दर इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर्स. यानी कि इसके मेंबर्स आते जाते रहेंगे, कोई नया मेंबर बन गया, कोई पुराना मेंबर टूट गया, लेकिन फिर भी सोसाइटी जो है वो बनती रहेगी. एंड फर्दर यहां पर भी मैनेजिंग कमेटी को बनाया जाता है. एंड लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट जो पैसा उन्होंने यहां पर उस सोसाइटी में अपना इन्वेस्ट किया है. ठीक है, यानी कि मैंने जो पैसा यहां पर अपनी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से मेरी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा मेरी लायबिलिटी नहीं रहती है. लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स एज कैपिटल. अब होता क्या बेसिकली, जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसके पास अपना पैसा तो होगा नहीं. तो यहां पर लोग सभी इकट्ठे हुए, लेट अस सपोज कि यहां पर ये 6 लोग जो हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, या ठीक है, तो उसके केस में 8 लोग यहां पर मान लीजिए इकट्ठे हो गए हैं. एंड फर्दर यहां पर इन सभी लोगों ने अपना अपना पैसा इसमें लगाया, यानी कि अपनी अपनी कैपिटल लगाई. एंड फर्दर इससे इन्होंने कामकाज करना स्टार्ट कर दिया. एंड अल्टीमेटली इट ग्रू अप, नए मेंबर ऐड हो गए, नई कैपिटल आ गई. अब यहां पर अल्टीमेटली एक मेंबर की अगर लायबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी कितनी लायबिलिटी है, जितना पैसा मैक्सिमम इसने इसमें सोसाइटी में लगाया इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी उतनी ही है, उससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी जो है वो यहां पर नहीं है. एंड फर्दर जैसे मैंने बताया कि मैनेजिंग कमेटी के डिसीजन लेने के लिए अब यहां पर जैसे मान लीजिए सोसाइटी बड़ी होगी, सोसाइटी मान लीजिए 200 मेंबर्स की होगी, तो हर बार डिसीजन लेने के लिए 200 मेंबर्स को तो इकट्ठा करेंगे नहीं. तो यहां पर एक मैनेजिंग कमेटी बना ली जाएगी जिनको यहां पर ऑथराइज किया जाएगा कि वो यहां पर मेंबर्स के बिहाफ पर यहां पर डिसीजंस ले पाएंगे. एंड दैट विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी. तो मेंबर्स यहां पर इलेक्ट करते हैं अपनी जो कमेटी है उनको. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर. तो ये म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर के ऊपर काम करती है. एंड इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड, अगर कोई सरप्लस जनरेट होता है, मान लीजिए इन्होंने उधार के ऊपर पैसे दिए, अब यहां पर इंटरेस्ट अर्न होना शुरू हो गया. अब जो यहां पर पैसा अर्न होना शुरू हुआ है वो मेंबर्स को एज ए डिविडेंड पे किया जाएगा. यानी कि जो भी बायलॉज है सोसाइटीज के उनको फॉलो करते हुए जो भी मेंबर्स हैं उनको यहां पर एज ए डिविडेंड पे कर दिया जाएगा. ओके,
अकाउंट ऑपरेशंस की बात करते हैं। द अकाउंट कैन बी ओपन विद द कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास ओपन हो सकते हैं। एंड फर्दर यहां पर जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एंड फर्दर बैंक कैन आल्सो ओपन अकाउंट ऑफ अनरजिस्टर्ड क्लब्स और इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज, एसोसिएशंस, स्कूल्स आफ्टर सेटिस्फेक्शन अबाउट द रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टैंडिंग ऑफ द ऑफिशियल बेरर्स ऑफ सच बॉडीज। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि बैंक जो है वो अनरजिस्टर्ड जो बॉडीज हैं, अनरजिस्टर्ड क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं, सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, उनके अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं इफ दे आर सेटिस्फाइड अबाउट देयर रेपुटेशन। एंड जो ऑफिशियल बेरर्स हैं, यानी कि जो उनको चलाने वाले पर्संस हैं, उनके बारे में उनकी स्टैंडिंग क्या है उनको जान करके। एंड फर्दर बट नो लेंडिंग इज टू बी मेड टू अनरजिस्टर्ड बॉडीज, यानी कि लेंडिंग नहीं करेंगे, अकाउंट ओपन कर देंगे, लेकिन जो पैसा उधार पर देना है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड अगर बॉडीज हैं उन्हीं को हम देंगे। एंड फर्दर in the event of death registration, in the event of death resignation of the authorized official bearer, bank should stop operations still nomination of another। तो इतनी चीज तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर यहाँ पर अकाउंट ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे थे, जो कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके द्वारा चलाए जा रहे थे, अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो उसके केस में जब तक नए यहाँ पर ऑफिशियल बेरर्स असाइन नहीं कर दिए जाते तब तक यहाँ पर अकाउंट में कोई भी ऑपरेशंस नहीं होंगे। ये चीज हम जानते हैं। एंड इफ चेक पेबल टू सच बॉडीज, even if the endorse collected for personal accounts, it will amount to conversion under section 131। what does it mean? it means कि मान लीजिए यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम में चेक था एंड फर्दर बैंक वालों को पता था कि ये जो पर्सन है इट इज ऑथराइज्ड पर्सन, ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, ये वो है जो कि अकाउंट को ऑपरेट करता है। एंड उसने अपने पर्सनल अकाउंट में चेक को लगा लिया, जो चेक सोसाइटी के नाम पर था, क्लब के नाम पर था, उसने पर्सनल अकाउंट में लगा लिया। दैट वुड बेसिकली अमाउंट टू व्हाट? दैट विल अमाउंट टू conversion under section 131। is it clear? After that it is related to the inoperative and dormant accounts। inoperatives and dormant account। तो inoperative क्या होता है? इनऑपरेटिव का मतलब है ना कोई डेबिट की एंट्री ना कोई क्रेडिट की एंट्री। डेबिट की एंट्री किस चीज को छोड़ करके, मान लीजिए कोई चार्जेस लगाए गए थे, चार्जेस को छोड़ करके डेबिट की एंट्री नहीं हुई। एंड क्रेडिट की एंट्री इंटरेस्ट को छोड़ करके और कोई भी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। तो वो अकाउंट्स जहां पर कोई भी ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, ना तो डेबिट के ना क्रेडिट के, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक वे में जो इंटरेस्ट क्रेडिट करता है बैंक, सिर्फ वो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, या फिर जो सर्विस चार्जेस डेबिट होते हैं जैसे एसएमएस चार्जेस हो गए या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, सिर्फ वो डेबिट हुए हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। For more than 1 year, in that case those accounts are said to be inoperative accounts। The banks may approach customers to ascertain the reasons। तो बैंक इस केस में कस्टमर के पास पहुंचता है जानने के लिए, इस चीज को निश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बैंक इस तरह के अकाउंट्स में रिस्क देखता है कि इस तरह के अकाउंट में रिस्क भी हो सकता है। अब रिस्क एसोसिएटेड क्यों होगा? अगर मेरे को कोई अकाउंट मेरे पास था, वो अकाउंट नहीं चल रहा है, मेरे पास तो बैलेंस पड़ा है, लेकिन डेफिनेटली ऐसे अकाउंट्स में फ्रॉड हो सकता है। सो सेविंग और करंट अकाउंट should be treated as inoperative for the dormant if there are no transactions in the account for over 2 years। तो अगर सेविंग एंड करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो सेविंग एंड करंट अकाउंट के केस में अगर इनऑपरेटिव रहा है, वो अगर इनऑपरेटिव रहा है, ठीक है, तो उसको इनऑपरेटिव कब डिस्कस करेंगे हम। अब पहले देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर डॉर्मेंट कब मानते हैं। व्हेन वी से कि अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट है, जब यहाँ पर कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ 1 साल के लिए, तो उसे हम कहते हैं वो डॉर्मेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट कहते हैं? उसे हम कहते हैं डॉर्मेंट अकाउंट है। एंड अगर आपका अकाउंट जो है उसमें ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है 2 साल के लिए, फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे इनऑपरेटिव अकाउंट कहेंगे। यानी कि डॉर्मेंट हो जाएगा 1 साल के बाद, इनऑपरेटिव हो जाएगा अपना 2 साल के बाद। ओके, आफ्टर दैट इफ ऑन कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर, अगर आपने कस्टमर को कॉन्टेक्ट किया, कस्टमर ने सेटिस्फैक्टरी रीजन दिया कि वो अकाउंट को क्यों नहीं ऑपरेट कर पाया, तो उसके केस में आप उसको ऑपरेटिव अकाउंट बना सकते हैं। 1 और साल के लिए आप कहेंगे कि आपका अकाउंट ऑपरेटिव हम मान लेते हैं। एंड फर्दर लेकिन आप साथ के साथ कस्टमर को ये भी कहेंगे कि एक बार ना विजिट करके आप अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लीजिए। एक बार आप विजिट करके अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लीजिए या एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन कर लीजिए, लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप ट्रांजैक्शंस ना करें अकाउंट में, ठीक है। एंड फर्दर अगर वो पर्सन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भी नहीं आता है, अगर वो पर्सन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भी बैंक में विजिट नहीं करता है, अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता है, तो उसके केस में जो बैंक है इस तरह के अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट की कैटेगरी में डाल देगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एक्सीडेड पीरियड।
यानी कि हमने ये कह दिया कि 1 साल ऑपरेट नहीं किया, 1 साल ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हमने कह दिया डॉर्मेंट है। अगर 2 साल ट्रांजैक्शन नहीं हुई हमने कह दिया यहाँ पर इनऑपरेटिव है। हम पर्सन के पास गए, उसको बोला कि तेरे अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो वो हमें रीजन देता है, हमें वो वैलिड रीजन देता है। हमने एक और साल उसको दे दिया कि ठीक है तो अपने अकाउंट में ऑपरेशन कर ले, फिर भी वो नहीं आया, तो यहां पर फिर से उसको क्या कर देंगे, इनऑपरेटिव अकाउंट की कैटेगरी में फिर से डाल देंगे। तो यहां पर हमने ऑपरेटिव एंड इनऑपरेटिव का डाटा हमें बताना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ता है कि हम अपने जो भी फ्रॉड्स हैं उनको यहां पर रिड्यूस कर पाए। तो जो भी अकाउंट ऑपरेशंस आपने अलाउ करने हैं, जो भी अकाउंट ऑपरेशंस आपने इस तरह के अकाउंट्स में अलाउ करने हैं, वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही अलाउ करने चाहिए। यानी कि आप रिस्क कैटेगरी ऑफ द कस्टमर देखेंगे, रिस्क प्रोफाइलिंग देखेंगे अकाउंट की, एंड फर्दर वहां पर आप जो भी आपके डाटा चाहिए, आपको जो भी आईडी प्रूफ चाहिए, जो भी एड्रेस प्रूफ चाहिए, उनको अपडेट करने के बाद ही आप अकाउंट को यहां पर फिर से दोबारा से चालू करेंगे, फिर से उसको ऑपरेशन करने के लिए अलाउ करेंगे। एंड फर्दर आप कस्टमर से किसी भी तरह का चार्जेस ये नहीं लेंगे। नो चार्जेस मस्ट बी ऑब्टेन्ड, किसी भी तरह के चार्जेस पे नहीं किए जाएंगे कस्टमर के द्वारा सो एज फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए किसी भी तरह के चार्जेस यहां पर पे नहीं किए जाएंगे। इज इट क्लियर? फॉर द इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, interest on savings bank account should be credited on a regular basis, चाहे अकाउंट ऑपरेटिव है चाहे नहीं है, रेगुलर बेसिस के साथ आप यहां पर जो इंटरेस्ट क्रेडिट करते थे वो आप क्रेडिट करते रहेंगे। एंड अगर एक फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो गई है, अगर एफडीआर जो थी, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट जो थी, वो मैच्योर हो गई है, प्रोसीड्स आर अनपेड, पैसा अभी पे नहीं किया गया, प्रोसीड्स अभी पे नहीं किए गए हैं, द अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड विद द बैंक विल अट्रैक्ट द सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अगर मेरे पास कोई एफडीआर थी, एफडीआर मैच्योर हो गई एंड फर्दर मैच्योरिटी के बाद उसमें मुझे कोई भी पैसा यहां पर नहीं मिला, मैंने पैसा लिया ही नहीं है बैंक से, वो एफडीआर में ही पड़ा था, तो वहां पर मैं सेविंग का इंटरेस्ट लेने का हकदार हूं, वहां पर मैं सेविंग का इंटरेस्ट लेने का हकदार हूं। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर डेट बात आती है रिलेटेड टू द अनक्लेम्ड डिपॉजिट और इनऑपरेटिव 10 ईयर एंड अबव। अनक्लेम डिपॉजिट, इसके लिए डीईएएफ का जो रूल है सेक्शन 26 का, वो यहां पर लागू हो जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो क्या कहता है कि एक्सेप्ट द ड्राफ्ट, कैश ऑर्डर, गिफ्ट चेक, सभी जितने भी अकाउंट हैं, एक्सेप्ट द केस ऑफ द ड्राफ्ट, कैश ऑर्डर, गिफ्ट चेक, जितने भी सभी अकाउंट्स हैं जो कि इन ऑपरेटिव कैटेगरी में हैं एंड इनएक्टिव हैं फॉर द लास्ट 10 इयर्स और अबव 10 इयर्स, उनको इनऑपरेटिव 10 इयर्स एंड अबव की कैटेगरी में हम डाल देंगे ओवर द डे ऑफ द दिसंबर ईच ईयर। हर एक साल में दिसंबर में एंड के ऊपर आप इन अकाउंट्स को इनऑपरेटिव 10 इयर्स एंड अबव की आप कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। एंड इसके रिलेटेड एक स्पेशल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट जो है, वो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजनी होती है। जब भी आपका कैलेंडर ईयर एंड होता है तो उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर ऐसी रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है एज पर द सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो सेक्शन 26 है दैट इज रिलेटेड टू DEAF, that is related to DEAF, that is Depositors Education and Awareness Fund। अब ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं जो पिछले 10 साल से जिनमें कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अकाउंट इनएक्टिव है, इनकी आपने रिपोर्टिंग तो कर दी, साथ के साथ इनका जो बैलेंस होता है वो हम DEAF में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि डेफ अकाउंट जो होता है उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल करेगा डिपॉजिटर्स की एजुकेशन के लिए एंड अवेयरनेस के लिए, जो है बैंक यहाँ पर इस्तेमाल इसको ट्रांसफर कर देगा आरबीआई के डेफ अकाउंट में। ओके, सो बैंक्स हैविंग वेबसाइट्स, तो बैंक्स जिनके पास वेबसाइट्स हैं उनको ऐसे जो भी अकाउंट्स हैं जहां पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, इनएक्टिव हैं, इनऑपरेटिव है फॉर द लास्ट 10 इयर्स और अबव, उनकी लिस्ट यहां पर शो करनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और टू एंड फर्दर इन्हें मंथली बेसिस पर अपडेट भी करना चाहिए। एंड बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू डेबिट पिनल चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस। तो अगर यहां पर आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव अकाउंट है तो बैंक्स को ये अलाउड नहीं है कि आप अपने इनऑपरेटिव अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्जेस के या फिर नॉन मेंटेनेंस ऑफ द मिनिमम बैलेंस के हिसाब से आप चार्जेस को डेबिट कर लें। ओके, then it is a Depositor Education and Awareness Fund Scheme, that is DEAF. Okay, so Depositor Education and Awareness Fund Scheme was established in 2014 अंडर सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो यहां पर ये जो पैसा इस फंड में आएगा वो यहां पर
प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है उसे बचाया जा सके एंड डिपॉजिटर्स को एजुकेट किया जा सके। सो सभी बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड है कि जो भी उनके पास अकाउंट्स हैं जो 10 ईयर एंड अबव जो है इनऑपरेटिव हैं, उनके बैलेंसेस को वो डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज पर टू द स्पेसिफिक गाइडलाइंस। एंड फर्दर मान लीजिए किसी कस्टमर का जो अमाउंट था वो पेएबल था इन द फॉरेन करेंसी, लेट अस सपोज द केस ऑफ द एफसीएनआर। तो एफसीएनआर के केस में ये क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है। अब एफसीएनआर के केस में जो यहाँ पर बैलेंस है एफसीएनआर में डेट वाज मेंटेन्ड इन यूएसडी, लेट अस सपोज कि यहाँ पर ये यूएसडी में मेंटेन किया जा रहा था बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैसा यूएसडी में पेएबल था, लेकिन अब यहाँ पर दिस इज इनऑपरेटिव फॉर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल से इसमें कोई भी ऑपरेशंस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जब इसका पैसा डेफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो पहले इसे इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी कि उस टाइम के ऊपर जो यूएसडी का प्राइस चल रहा है वहां पर कन्वर्जन करके ट्रांसलेट करके फिर डेफ अकाउंट में ये पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा। एंड फर्दर अगर कोई क्लेम भी लिया जाता है, देखिए डेफ अकाउंट के मन में डालने का मतलब ये नहीं कि पैसा खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसा खत्म नहीं होगा। इवन अगर यहां पर अकाउंट होल्डर जो है जिसका वो अकाउंट था जिसने ऑपरेट नहीं किया था पिछले 10 साल के लिए, अगर वो ऑपरेट करने आता है तो उसके केस में उसका जो अकाउंट का पैसा है ना उसे वापस देना पड़ेगा, बैंक को ऐसा पैसा वापस देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम पढ़ेंगे। एंड जब भी ऐसा फॉरेन करेंसी में मान लीजिए पैसा मिलना था, अब इस पर्सन ए का पैसा फॉरेन एफसीआर अकाउंट में फॉरेन करेंसी में पड़ा था, यूएसडी में पड़ा था, 10 साल हो गए इसने ऑपरेट नहीं किया, तो पैसा यहां पर से डाल करके डेफ अकाउंट में डाल दिया बैंक ने, ठीक है। अब ये वापस पैसा लेने आएगा तो यहां पर इसको जो पैसा वापस किया जाएगा ना, यहां पर इसको जो पैसा वापस किया जाएगा वो इंडियन करेंसी के हिसाब से वापस किया जाएगा, इंडियन रुपी में जो इसका क्लेम बन रहा था उसके हिसाब से वापस किया जाएगा। यानी कि जो पैसा इसका उस टाइम पर ट्रांजैक्शन हुई थी इंडियन रुपी में ट्रांसलेट होकर बना था उसके हिसाब से इसका पैसा जमा हो गया डेफ अकाउंट में। एंड जब क्लेम लेने आएगा तो उतना ही पैसा वहां से डेबिट हो जाएगा, प्लस देयर ऑन जो भी इंटरेस्ट इसके ऊपर पेएबल था वो इसको पे करके इसका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? आफ्टर दैट एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट बैंक्स हैव टू लिस्ट आउट इनऑपरेटिव अकाउंट्स एवरी मंथ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स की लिस्ट को हर एक महीने अब बताना पड़ेगा एज पर द लेटेस्ट अमाउंट, ठीक है, जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हर महीने बताना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर फंड्स लाइंग इन दीज अकाउंट्स अलोंग विद द इंटरेस्ट अक्रूड बाय द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहले क्या होता था, दिसंबर के एंड के ऊपर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर महीने आप अकाउंट्स का जो भी डाटा होगा उसको सेग्रीगेट कीजिए, ऑपरेटिव कौन से, इनऑपरेटिव कौन से हैं, एंड उनके बैलेंसेज जो हैं उनको डेफ अकाउंट में डालिएगा जो पे करोड़ इंटरेस्ट है उनके साथ। एंड फर्दर ये एक्टिविटी बाय द एंड ऑफ मंथ करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग अभी भी कैलेंडर ईयर के एंड के ऊपर होगी, रिपोर्टिंग अभी भी 31 दिसंबर के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना है, वो अलग चीज है। लेकिन जो ट्रांसफर होगा उसकी एक्टिविटी इन्होंने फ्रीक्वेंसी जो थी वो मंथली बेसिस पर कर दी है। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। So if any amount that are credited permanently and for those amounts where refund has been claimed, देखिए दोनों जगह पर, एक जगह जहां पर आपका अकाउंट जो था वो इनऑपरेटिव हो गया, आपने बैलेंसेस को डेफ अकाउंट में डाल दिया, दूसरी जगह पर कस्टमर वापस आ गया, आपने यहां पर क्लेम जो था उसको सेटल कर दिया। तो आपको दोनों ही केसेस में जो भी यहां पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है, जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपने कस्टमर से ऑब्टेन किए हैं, आपको उन डॉक्यूमेंट्स को आगे 5 साल के लिए अपने पास रिटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने रिफंड दिया, यहां पर क्लेम सेटल किया, तो यहां पर मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए होंगे कस्टमर से उसके आइडेंटिटी को देखने के लिए, सब चीजों को जांच परख करने के लिए। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स को 5 साल के लिए फर्दर मैं रिटेन करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू रिटेन दिस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल के लिए इनको मुझे रिटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड। दिस इज द रूल। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द रिफंड ऑफ डेफ। रिफंड ऑफ डेफ, the depositor is entitled to claim from the bank his deposit or operate his account after the expiry of 10 years। ऐसा नहीं है 10 साल बीत गए तो यहां पर डिपॉजिटर का पैसा खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने रिस्क को कम करना है एंड पैसा वेकेंट पड़ा है तो आरबीआई कहता है क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए किसी प्रॉफिटेबल चीज के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो रिफंड है वो यहां पर प्रोसीड किया जाएगा। द कस्टमर इज एंटाइटल्ड, द डिपॉजिटर इज एंटाइटल्ड कि जो पैसा उसका पड़ा था वो उसको वापस मिल जाए, एंड इवन ही इज एंटाइटल्ड टू ऑपरेट द अकाउंट इवन आफ्टर द पैसेज ऑफ द 10 ईयर्स, ठीक है। तो वहां पर वो ऑपरेट भी कर सकते थे, लेकिन उसको यहां पर जो भी गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको यहां पर अपनी जो भी यहां पर आइडेंटिटी है उसको दोबारा से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंड फर्दर द बैंक वुड बी लायबल टू पे द deposit amount to the depositor and claim the refund of such
अमाउंट फ्रॉम द डेफ। तो प्रोसीजर क्या बना, यहां पर बैंक मंथली बेसिस के ऊपर जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स है 10 years एंड अबव उनके बैलेंसेस डाल देता है डेफ अकाउंट में। अब 10 साल के बाद से बैलेंसेस जो थे वो डेफ अकाउंट में चले गए। कस्टमर आ गया यहां पर, तो यहां पर बैंक के पास कस्टमर आया रिफंड लेने के लिए, कस्टमर आ गया यहां पर रिफंड लेने के लिए। तो बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि बैंक यहां पर पहले अपनी तरफ से जो भी क्लेम बनता था, यानी कि इसको पता ना कितने पैसे दिए थे, मान लीजिए इसने 10,000 रुपए यहां पर डेफ अकाउंट में इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अप टू डेट, यानी कि जिस तारीख को यहां पर डेफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था पैसा, उस टाइम पर बैंक ने अप टू डेट इंटरेस्ट के साथ इसको ट्रांसफर किया था। एंड मान लीजिए वो टोटल अमाउंट जो बन रहा था वो 10,000 रुपए बन रहा था, एंड ऐसा जो ट्रांसफर किया गया था वो मान लीजिए 1/1/2015 को ये अमाउंट जो था डेफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, लेट अस सपोज। ओके, अब उसके बाद अब यहां पर आज की डेट में जो कस्टमर है, प्रेजेंट डेट में कस्टमर यहां पर बैंक के पास आया कि मुझे रिफंड चाहिए, तो बैंक 1/1/2015 से लेकर के आज की डेट तक सेविंग फंड इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा बनता था वो यहां पर कस्टमर को रिफंड कर देगा। यानी कि अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवानी थी, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो कि बैंक ने 5 साल के लिए प्रिजर्व करके रखने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए पैसा बैंक ने इंटरेस्ट के साथ यहां पर, यानी कि कौन से पीरियड का इंटरेस्ट पे करेगा, जिस डेट से बैंक ने यहां पर ट्रांसफर किया था डेफ अकाउंट में उस तारीख से लेकर के अप टू डेट आज की डेट तक का इंटरेस्ट जो है सेविंग फंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बैंक यहां पर पे कर देगा, एंड कस्टमर का जो क्लेम था वो सेटल कर देगा। एंड उसके बाद बैंक अपना क्लेम डालेगा यहां पर डेफ के पास कि उन्होंने पैसा पे कर दिया, अब उसका वो पैसा बैंक उसे वापस करे। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द रिफंड ऑफ डेफ। ऐसे ही काम का चलता है। ओके, द बैंक वुड बी लायबल टू पे द डिपॉजिट अमाउंट टू द डिपॉजिटर एंड क्लेम द रिफंड ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द डेफ इन केस ऑफ डिमांड फ्रॉम कस्टमर, बैंक्स शैल पे द कस्टमर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इफ एप्लीकेबल। अगर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो उसके केस में यहां पर जो बैंक है वो यहां पर इंटरेस्ट भी पे करेगा एंड फर्दर इक्विवेलेंट अमाउंट का एक रिफंड ले लेगा, किससे, यहां पर डेफ से, यानी कि आरबीआई से ये रिफंड ले लेगा। रिफंड्स मेड बाय बैंक इन ईच कैलेंडर मंथ should be claimed for reimbursement from the fund on the last working day of the subsequent month। यानी कि अगर मैंने अक्टूबर में रिफंड किया अमाउंट, तो यानी कि अगले महीने की लास्ट डेट को मैं यहां पर अपना जो भी रिफंड था उसको क्लेम करूंगा, किससे, डेफ से। इज इट क्लियर? Okay, that is related to it, and after that it is related to the term deposit accounts. It is related to the term deposit account. तो term deposit account के केस में मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड है that is for 10 years, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड रहता है 7 दिन का, मिनिमम 7 दिन का, मैक्सिमम 10 साल का। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत या फिर अगर कोई कोर्ट जो है कोई कानून ऐसा रूलिंग पास करता है कि माइनर के नेम में एफडीआर करनी है, वहां पर ये टाइम पीरियड 10 साल से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल केस हम लेकर चलेंगे तो मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10 years एंड फर्दर ओवरड्यू। अगर टर्म डिपॉजिट जो है वो आपकी मैच्योर हो गई थी एंड फर्दर उसके बाद ना तो इसे रिन्यू किया गया ना ही इसे क्लेम किया गया, तो उसे हम कहेंगे ओवरड्यू। ओवरड्यू इंटरेस्ट के रूप में यहां पर बैंक जो है वो यहां पर ओवरड्यू इंटरेस्ट अलाउ करता है इफ डिपॉजिट इज रिन्यूड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद इन 14 days। यानी कि मान लीजिए अगर मेरी एफडीआर जो थी वो यहां पर मैच्योर हुई है 1/1/2021 में, 1/1/2021 में मैच्योर हो गई है, एंड फर्दर तो मुझे यहां पर 14th of जनवरी तक ये राइट रहेगा कि मैं अपनी एफडीआर को सेम अमाउंट के साथ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फर्दर आगे रिन्यू कर सकता हूं, सेम अमाउंट के साथ फर्दर सेम यहां पर मैं कह लूंगा इंटरेस्ट के साथ मैं फर्दर आगे रिन्यू कर सकता हूं। लेकिन अगर यहां पर इससे ज्यादा टाइम हो गया तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं सेविंग फंड का इंटरेस्ट लेने का ही हकदार हूं, तो उसके केस में मैं फर्दर सिर्फ और सिर्फ सेविंग फंड का इंटरेस्ट लेने का ही यहां पर राइटफुल ऑनर रहूंगा। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, प्री मेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर जॉइंट ऑपरेशंस है अकाउंट में तो प्री मेच्योर करवाने के लिए दोनों के सिग्नेचर चाहिए, चाहे फॉर्मर सर्वाइवर है, चाहे आइदर सर्वाइवर है, चाहे जॉइंटली ऑपरेटेड है। एंड फर्दर प्री मेच्योर विड्रॉल के केस में जितने टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास रही है उस टाइम के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से, एंड फर्दर बैंक ने अगर कोई पेनल्टी चार्ज करनी है नहीं करनी है उसके हिसाब से यहां पर आपको मैच्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट यहां पर अलाउड रहता है, अप्रोप्रिएट मार्जिन को यहां पर लॉ करने के बाद आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जो एफडीआर के अगेंस्ट टर्म लोन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट की मैच्योरिटी के ऊपर जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो ये कहता है कि अगर जो आपका अमाउंट है, अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट है 20,000 या उससे ज्यादा है तो आपको अकाउंट के थ्रू ही उसका पेमेंट देना है, इन कैश आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, इन कैश आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
देन इट इज रिलेटेड टू द नॉमिनेशन फैसिलिटी। अब देखिए जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी खास करके सिंगल नेम अकाउंट्स हैं ना, उनमें जो नॉमिनेशन है वो मैंडेटरी है, डेट इज कंपल्सरी। तो यहां पर अकाउंट होल्डर्स अगर कहता है कि मैंने नॉमिनेशन नहीं करवानी है तो आपको उससे रिटर्न में लेना पड़ेगा कि वो रिफ्यूज कर रहा है कि उसने नॉमिनेशन नहीं करवानी है। एंड फर्दर अगर वो रिफ्यूजल देने से भी मना करता है तो उसके केस में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर इस फैक्ट को मेंशन करना पड़ेगा। एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो यहां पर सेक्शन 45Z से ए से लेकर 45ZF में कवर्ड है, तो यहां पर इसको कवर कर लेते हैं। जो आप इस तरह से याद रख लीजिए, इट इज रिलेटेड टू एस, आपने याद रखना है एस, एंड फर्दर यहां पर याद रखना आपने DSL। तो इस तरह से याद रखेंगे। 45ZA जो है वो डिपॉजिटर अकाउंट से रिलेट करता है, 45ZC जो है वो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल से रिलेट करता है, 45ZE जो है वो लोकर अकाउंट से रिलेट करता है। हर जगह पर यहां पर आपको क्या अलाउड है, नॉमिनेशन फैसिलिटी अलाउड है, नॉमिनेशन आप कर सकते हैं ज्वाइंटली अकाउंट जो ज्वाइंटली ऑपरेटेड लोकर के केस में। देखिए हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नॉमिनेशन अलाउड है। कितनी नॉमिनेशन अलाउड है, सिंगल नॉमिनेशन अलाउड है। लेकिन एज पर द IBA रूल्स, एज पर द IBA रूल्स, जहां पर ज्वाइंटली ऑपरेटेड लोकर है, जहां पर ज्वाइंटली ऑपरेटेड लोकर है, वहां पर मैक्सिमम 2 नॉमिनेशंस अलाउड हैं। वहां पर मैक्सिमम 2 नॉमिनेशंस जो हैं, 2 नॉमिनेशंस है वो अलाउड है। अदरवाइज हर एक अकाउंट के केस में यहां पर जो नॉमिनेशन है दैट इज अ सिंगल नॉमिनेशन विच इज अलाउड, दैट इज सिंगल नॉमिनेशन विच इज अलाउड। इज इट क्लियर? So banks are required to acknowledge in writing the filing of the fact of the relevant duty completed फॉर्म और नॉमिनेशन कैंसिलेशन वेरिएशन। तो अगर नॉमिनेशन में कैंसिलेशन है, वेरिएशन है, तो उसके केस में आपको यहाँ पर बैंक को एक्नॉलेज करना पड़ेगा राइटिंग में। नॉमिनेशन कैन ओनली बी मेड इन द नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, यानी कि जो कोई इंडिविजुअल्स हैं, माइनर्स हैं, उनके नेम में नॉमिनेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी कंपनी के नाम में नॉमिनेशन कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड फर्दर माइनर का जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। माइनर का सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। जो माइनर का गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट है वहां पर गार्डियन के बिहाफ पर फर्दर नॉमिनेशन जो है वो की जा सकती है। कैन माइनर बी ए नॉमिनी? बिल्कुल, माइनर जो है वो नॉमिनी बन सकता है। उसके केस में किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर पैसा मान लीजिए मिल जाएगा, मान लीजिए पर्सन ए ने यहाँ पर पर्सन एम को यहाँ पर नॉमिनी बना दिया जो कि माइनर है, जिसकी एज 13 ईयर्स की है, एंड पर्सन ए की डेथ हो जाती है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी पर्सन को अलॉट किया जाएगा, डेट इज वो क्या बनेगा, यहाँ पर गार्डियन बनेगा, गार्डियन ऑफ द फंड्स। यानी कि जब तक यहाँ पर एम की माइनर की एज जो है वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक गार्डियन जो है उस पैसे की रखवाली करेगा। एंड लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो नॉमिनी रहता है वो यहां पर पैसे का हकदार नहीं होता है, वो यहां पर पैसे का हकदार नहीं होता है। ही इज ओनली एक्टिंग एज एन एजेंट, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट की तरह एक्ट करता है, एंड इज नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द फंड्स। ओके, एंड नॉमिनेशन को किसी भी समय पर किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, एंड नॉमिनी इज हैविंग द ट्रस्ट स्टेटस ऑफ ट्रस्टी, ठीक है। तो देखिए अकाउंट होल्डर के लिए जो इसका रिलेशनशिप है वो एजेंट की तरह रहता है। एंड फर्दर जो आपका लीगल है इसके लिए जो रिलेशनशिप रहता है दैट इज ऑफ ट्रस्टी इन रिसीविंग द मनी और आर्टिकल्स, एंड इज नॉट द ओनर, एंड ऑनर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड ऑनर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इज इट क्लियर? एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू ऑन चेंज ऑफ द टाइटल ऑफ द अकाउंट। अगर अकाउंट का टाइटल चेंज हो जाता है, मान लीजिए पहले ज्वाइंट अकाउंट था, अभी कोई एक पर्सन और ऐड कर दिया, तो उसके साथ जो पुरानी नॉमिनेशन थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। एंड फर्दर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिंगल नेम अकाउंट्स के लिए एंड फर्दर आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, जो आपके लोकर अकाउंट्स हैं उनके लिए आपके पास एक ही नॉमिनी अलाउड है। लेकिन अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड लोकर है तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 नॉमिनीज वहां पर हो सकती हैं। नॉमिनेशन फॉर्म्स की बात करते हैं तो डिपॉजिटर अकाउंट के लिए देखिए, जब यहां पर हम डिपॉजिटर अकाउंट की बात करते हैं तो DA1, DA2, DA3 रहते हैं। रजिस्ट्रेशन RCV आपने याद क्या रखना है, आपने इस तरह से इस टेबल को याद रखना है, DSL एंड फर्दर उसके बाद आपने याद रखना है यहां पर RCV, D से डिपॉजिट अकाउंट, DA1, 2, 3, एंड फर्दर सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल से SC1, SC2, SC3, एंड फर्दर सेफ लॉकर से SL1, SL2, SL3। दैट इज हाउ यू कैन remember the forms for the registration, cancellation or variation if it is asked in the exam itself. Is it clear?
ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर। तो डेट इज हाउ इट वर्क्स। एंड फर्दर ये जो हमारा यूनिट था वो यहाँ पर खत्म हो गया है, बट नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट। जो नेक्स्ट यूनिट है डेट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशनल केवाईसी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स, दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट्स। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। लेट अस सी कि अगर हम उस टॉपिक को यहाँ पर फुल फ्लेज कवर कर पाते हैं या नहीं। Okay, it is related to operational aspects of the loan accounts. It is related to the operational aspects of the loan accounts. तो lending तो एक बहुत ही एक अहम पार्ट है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, ठीक है। एंड लोन प्रोडक्ट की टाइप देखते हैं तो कौन कौन से लोन हो सकते हैं। अब रिटेल लोन हो सकते हैं जहां पर आप इंडिविजुअल्स को लेंडिंग करते हैं, कमर्शियल लोन हो सकते हैं जहां पर आप कॉपरेटिव्स को लेंडिंग करते हैं। रिटेल लोन के केस में टिकट साइज यानी कि लोन अमाउंट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन अगर हम कॉपरेटिव लोन की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन लोन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट को जब लोन दिए जाते हैं उनमें जो लोन अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट का होता है। इसी तरह से टर्म लोन होते हैं जहां पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के पेस में उनको पे किया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं जहां पर आप वर्किंग कैपिटल यानी कि 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने उनको पे करना होता है। That is basically related to it. And further fund based and non fund based facilities होती हैं। फंड बेस्ड फैसिलिटीज आपकी कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि टर्म लोन दे दिया, सीसी लिमिट दे दी, ओडी लिमिट दे दी, दैट इज फंड बेस्ड जहां पर डायरेक्टली बैंक फंड्स के साथ डील कर रहा है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई, को एक्सेप्टेंस हो गई, बैंक गारंटी हो गई, वो आपकी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है। यानी कि बैंक के ऊपर एज सच कोई भी लायबिलिटी नहीं पड़ती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, यानी कि आने वाले टाइम में बैंक के ऊपर लायबिलिटी पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए बैंक ने कोई भी पैसा नहीं दिया, अभी के लिए बैंक ने कोई भी पैसा नहीं दिया। इज इट क्लियर। एंड फर्दर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 साल के लोन हो गए, लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल का लोन भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू बोरोज की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोज होते हैं। इंडिविजुअल पर्सन को भी लोन दे सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी लेंडिंग की जा सकती है, पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट वेंचर्स को भी लेंडिंग करते हैं, एचयूएफ को भी लेंडिंग की जाती है, कंपनीज को भी लेंडिंग की जाती है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी लेंडिंग की जाती है, ट्रस्ट कॉपरेटिव्स ऑफ सोसाइटीज को भी फर्दर यहां पर लेंडिंग हम कर सकते हैं। अब डिफरेंट काइंड ऑफ बोरोज के ऊपर अलग अलग तरह के कानून यहां पर बने हुए हैं। हर तरह के इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह का कानून है। अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उनको यहां पर गवर्न किया जाता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उनको यहां पर गवर्न किया जाता है यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कवर किया जाता है। अगर एचयूएफ की बात करते हैं तो उसको यहां पर जो कस्टम हमारे लॉ हैं जो कि हिंदूज एंड कंपनीज के ऊपर रिलेट करते हैं उनके हिसाब से डील किया जाता है। अगर कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंदर उनके साथ डील किया जाता है। अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड अलग लॉ बनाए गए हैं। ट्रस्ट की बात करते हैं तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, वक्फ बोर्ड एक्ट है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं जिनके अंडर इंडिविजुअल कस्टमर्स को, अलग अलग तरह के कस्टमर्स को डील किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपके कस्टमर के टाइप के बेस के ऊपर किस तरह की लोन फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करने हैं, उस बेस के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑल आर वेरिड, ऑल आर वेरिंग, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या करती हैं, अलग अलग हैं। एंड फर्दर जैसे मैंने आपको बताया फंड बेस्ड फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें टर्म लोन हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गई, डिमांड लोन हो गए, बिल परचेजिंग हो गई, बिल डिस्काउंटिंग हो गई, ये सब चीजें यहां पर बात करते हैं। एंड अगर फॉर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी की बात करते हैं, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई, ठीक है, को एक्सेप्टेंसेस हो गई, डेफर्ड पेमेंट गारंटीज हो गई, बैंक गारंटीज हो गई, ये आपकी नॉन फंड बेस्ड आपके पार्ट में आती हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, पहले होती है हमारे पास प्राइमरी सिक्योरिटी, यानी कि जिस पर्पस के लिए लोन दिया था उसी को मैंने एज अ सिक्योरिटी ले लिया। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहां पर किसी शॉपकीपर को मान लीजिए स्टॉक परचेज करने की लोन दिया, ठीक है, तो मैंने स्टॉक के ऊपर ही चार्ज क्रिएट कर लिया, मैंने स्टॉक के ऊपर ही चार्ज क्रिएट कर लिया, तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो मेरे पास टाइप ऑफ सिक्योरिटी वो कौन सी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी है, दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है वो एडिशनल सिक्योरिटी होती है, वो एक कुशन प्रोवाइड करती है। यानी कि मेरे पास मान लीजिए मैंने स्टॉक के लिए लोन दिया था 5 लाख का, स्टॉक भी परचेज किया 5 लाख का, तो यहां पर मैंने 5 लाख के ऊपर जो चार्ज था वो क्रिएट कर लिया, दैट इज माय प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई एडिशनल सिक्योरिटी अवेलेबल रहे, तो मैं कहता हूं कि मुझे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी दो, तो 5 लाख की वो मुझे अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो मॉर्गेज की फॉर्म में, दैट इज अ सेपरेट इशू, दैट इज अ सेपरेट इशू, ठीक है। तो वो बेसिकली ये वाली सिक्योरिटी जो अलग से प्रोवाइड की गई है वो कोलेटरल सिक्योरिटी है। जो यहां पर जिस मकसद के लिए मैंने लोन दिया था उसी के ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट किया, उसी को मैंने सिक्योर कर लिया, वो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। इज इट क्लियर। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में हमारे पास प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी है। एंड फर्दर सिक्योरिटीज एंड चार्जेस में बात करते हैं
तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप चार्ज क्रिएट करते हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं? मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करते हैं। अगर मूवेबल गुड्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं तो हाइपोथिकेशन का यहाँ प्लेज का चार्ज क्रिएट करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास सिक्योरिटीज होती हैं उनके ऊपर लियन का चार्ज क्रिएट करते हैं। जो हमारे पास फंड्स होते हैं, जो हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, उनके ऊपर हम असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट करते हैं। इसी तरह से बैंक के पास डिफरेंट राइट अवेलेबल है, राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल है, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन अवेलेबल है। राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में क्या रहता है? राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट अकाउंट थे, जैसे मान लीजिए एक पर्सन का सेविंग फंड अकाउंट था, एक पर्सन का सेविंग फंड अकाउंट था जिसमें 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है, एंड फर्दर मेरे पास एक करंट अकाउंट था जिसमें 50,000 का बैलेंस पड़ा है। एक इसका टर्म लोन अकाउंट चल रहा है, एक इसका सीसी लिमिट चल रही है, ठीक है। तो उस टर्म लोन के केस में इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस खड़ा है 4.5 लाख का, 4.5 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है, जिसमें ओवर ड्यू अमाउंट जो है, जिसमें ओवर ड्यू जो अमाउंट है दैट इज 1,05,000, दैट इज 1,05,000। एंड सीसी लिमिट में, एंड सीसी लिमिट में यहाँ पर जो इसका अमाउंट है दैट इज लेट अस सपोज यहाँ पर 50,000 रुपीज डेबिट है, 50,000 रुपीज डेबिट है, एंड 4,50,000 की जो लिमिट है दैट इज अनअवेल्ड, वो यहाँ पर अनअवेल्ड है, इसने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। ओके, तो राइट ऑफ सेट ऑफ ये कहता है कि बैंक जो है अगर ओवर ड्यू अमाउंट है तो उसको डिफरेंट जो अदर अकाउंट्स हैं उनसे यहां पर सेट ऑफ कर सकता है, उनसे उनका निपटारा कर सकता है। जैसे सेविंग फंड अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, अब करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, अब इनका इस्तेमाल ओवर ड्यू अमाउंट को कवर अप करने के लिए किया जा सकता है। तो बैंक क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओवर ड्यू अमाउंट जो कि ड्यू हो चुका है उस अमाउंट को कवर करने के लिए जो बैंक है इन अकाउंट्स को डेबिट करेगा, इस अकाउंट को क्रेडिट करके अपना जो पैसा है उसको यहां पर ले लेगा, अपने पैसे को यहां पर रिकवर कर लेगा। दैट इज द केस ओवर हियर, दैट इज द केस ओवर हियर। ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द राइट ऑफ सेट ऑफ, दैट इज द राइट ऑफ सेट ऑफ। इज इट क्लियर? अब फर्दर यहां पे बात आती है रिलेटेड टू द चार्जेस। तो चार्जेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं? एक तो हमारे पास फिक्स चार्ज होता है जिसके ऊपर आपने फिक्स चार्ज को क्रिएट कर लिया, जहां पर आपने फिक्स चार्ज को क्रिएट कर लिया, यानी कि अगर प्रॉपर्टी जो थी, जैसे मान लीजिए मैंने मॉर्गेज की तो मेरा एक फिक्स चार्ज क्रिएट करता हूं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर इतना ही चार्ज क्रिएट रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी नहीं करने वाली है, ठीक है। एंड एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, क्योंकि मेरे पास अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होती जा रही है, तो उसके हिसाब से मेरा चार्ज का जो अमाउंट है वो भी कम ज्यादा होता जा रहा है, वो भी मेरा कम ज्यादा होता जा रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज, दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज। देन इट इज अ पैरी पसू चार्ज। जब यहां पर कंसोर्शियम लैंडिंग की जाती है, जब यहां पर कंसोर्शियम लैंडिंग की जाती है जहां पर मल्टीपल बैंक्स एक ही पर्सन को लैंडिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक ने एक ही पर्सन को लैंडिंग की है, XYZ को लैंडिंग की है। अब XYZ का एक ही एसेट था, इन्होंने अपना चार्ज यहां पर क्रिएट कर लिया। अब इसके केस में जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा दैट वुड बी द पैरी पसू चार्ज। मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया गया यहां पर पर्सन XYZ को, एंड इसमें से 50 करोड़ का लोन दिया है ए ने, एंड 30 करोड़ का लोन दिया बी ने, एंड 20 करोड़ का लोन दिया है सी ने। दैट इज अ कंसोर्शियम केस, दैट इज अ कंसोर्शियम केस। एंड यहां पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो किस प्रोपोर्शन में क्रिएट होगा कि 50% ऑफ द चार्ज जो है वो ए को बिलोंग करेगा, 30% ऑफ द चार्ज जो है वो बी को बिलोंग करेगा, 20% ऑफ द चार्ज जो है वो यहां पर सी को बिलोंग करेगा। दैट इज व्हाट टाइप ऑफ चार्ज? दैट इज पैरी पसू चार्ज, दैट इज पैरी पसू चार्ज। Now then it is related to the margin on security and LTV. Now what is margin? What is margin? Let us suppose कि यहां पर आपकी FDR है 1 लाख रुपए की, आपकी FDR जो थी वो है 1 लाख रुपए की, एंड आपको इसके अगेंस्ट लोन चाहिए। तो बैंक पर्सनल आपको कहता है कि आप 10% मार्जिन रहेगा एंड बाकी का आपको लोन मिल सकता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको 90,000 तक का लोन मिल सकता है, आपको 90,000 का लोन मिल सकता है। या फिर इस तरह से लेकर चलिएगा कि बैंक जो कहता है, आप एक बैंक से आप टर्म लोन लेने गए एंड आपने मान लीजिए कोई कैमरा परचेज करना था 5 लाख रुपए का, आपने कैमरा परचेज करना था 5 लाख का कैमरा परचेज करना था, एंड यहां पर आप बैंक के पास गए तो बैंक कहता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है दैट वुड बी 30%, दैट वुड बी 30%, यानी कि 30% जो अमाउंट है दैट विल अमाउंट टू मार्जिन, 30% का मार्जिन रहने वाला है। तो उसके केस में मार्जिन कितना रहेगा? इट विल बी 30% ऑफ 5 लाख रुपीज, यानी कि 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज मार्जिन जो है वो बोरर की कंट्रीब्यूशन रहेगी, एंड 3,50,000 की जो लेंडिंग है वो यहां पर बैंक के द्वारा की जाएगी। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट, दैट इज रिलेटेड टू इट। ओके, एंड व्हाट इज LTV? LTV इज लोन टू वैल्यू रेशियो, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी कि मान लीजिए जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है लेट अस सपोज दैट इज 30 लाख रुपीस, दैट इज 30 लाख रुपीस। हम ये कंसीडर करते हैं कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है दैट इज 30 लाख रुपीस, एंड यहां पर बैंक ने इसके अगेंस्ट जो लेंडिंग की है
बैंक ने इसके अगेंस्ट जो लेंडिंग की है वो की है 25 लाख रुपीस की, वो की है यहाँ पर 25 लाख रुपीस की। तो उसके केस में यहाँ पर एलटीवी क्या हुआ, व्हाट वुड बी द एलटीवी, इट इज लोन टू वैल्यू। अब मेरे पास लोन है 25 का डिवाइडेड बाय 30 लाख रुपीस, डिवाइडेड बाय 30 लाख रुपीस, दैट इज व्हाट, दैट इज एलटीवी ओवर है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर लूंगा, दैट वुड बी माई एलटीवी, दैट वुड बी माई एलटीवी, यानी कि 5/6 इंटू 100% आ जाएगा, 5/6 इंटू 100% आएगा, दैट वुड बी द आंसर, दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट। ओके, so that's related with the LTV and the margin on the security. After that, it is related to the priority sector lending. It is related to the priority sector lending. तो ओवरऑल टारगेट की बात करें, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की टारगेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, जिनकी ब्रांचेस 20 हैं उससे ज़्यादा है या फिर 20 से कम भी हैं, अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली 40%, दैट इज़ बेसिकली 40%, दैट इज ऑफ द ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, विच एवर इज हायर, उसका 40% जो है दैट इज द ओवरऑल टारगेट, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। लेकिन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में जो टारगेट है उसे 40% से 75% कर दिया गया है, एंड जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके केस में ये टारगेट जो है ऑलरेडी इट इज व्हाट, इट इज 75%। रीजनल रूरल बैंक के लिए ये जो टारगेट है दैट इज 75%, ठीक है। एंड जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके लिए जो टारगेट है ये कितना है, दैट इज आल्सो 75%। ओके, एलटीवी के लिए यहां पर दोबारा से कहा गया कि मैं डेफिनेटली दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपने जो लोन दिया है, आपने जो लोन दिया है डेट इज अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख, आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया है, एंड फर्दर जो आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है डेट इज अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख, डेट इज अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख। तो यहाँ पर एलटीवी क्या रहेगा, जितना मैंने लोन अमाउंट दिया डिवाइडेड बाय जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, तो दैट इज माई एलटीवी, दैट इज इक्वल टू 50%। तो कितना हुआ ये यहाँ पर 50% यहाँ पर एलटीवी हुआ, सो एलटीवी वुड बी 50% ओवर हियर। अब एलटीवी का कंसेप्ट मेनली आपके यहाँ पर जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू हाउसिंग लोन RWA। तो जब हाउसिंग लोन की बात करेंगे तो वहां पर रिस्क वेटेड एसेट किस तरह से काउंट किए जाएंगे, वो एलटीवी रेशियो के हिसाब से अब कैलकुलेट किए जाते हैं, तो वहां पर उसको हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो जितने भी हमारे पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं एंड फर्दर जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, एक्सक्लूडिंग द RRBs एंड अर्बन कोऑपरेटिव, एक्सक्लूडिंग द RRBs एंड SFBs एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके लिए जो टारगेट है दैट इज 40%। ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रहा हूं, वो 40% है ऑफ द ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और CEOBE, that is credit equivalent of balance sheet exposure, whichever is higher. अब ANBC is adjusted net bank credit, ANBC is adjusted net bank credit, and CEOBE is credit equivalent of balance sheet exposure, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इन दोनों में से जो भी परसेंटेज हायर होगा, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगा, उसका टारगेट 40% का मेंटेन किया जाना है बाय द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फर्दर दी फॉरेन बैंक्स, चाहे ब्रांचेस 20 से ज्यादा है चाहे 20 से कम है, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पर 40% का ओवरऑल टारगेट है। एंड रीजनल रूरल बैंक के लिए जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज 75%, अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो थे उनका जो टारगेट है वो 40% से इंक्रीज करके कर दिया गया है 75%। प्रीवियसली इनका टारगेट 40% होता था, लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है टू 75%। एंड फर्दर जहां पर फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस, जहां पर फॉरेन बैंक की ब्रांचेस इंडिया में 20 से कम है, इंडिया में 20 से कम है, वहां पर ओवरऑल टारगेट तो 40% का है, वहां पर ओवरऑल टारगेट तो 40% का है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप एक्सपोर्ट क्रेडिट में 32% का टारगेट ले सकते हैं, आप एक्सपोर्ट क्रेडिट में 32% का टारगेट पूरा कर सकते हैं, एंड 8% कहीं और से पूरा कर लीजिए, 8% कहीं और से पूरा कर लीजिए, ओवरऑल 40% का पूरा करेंगे, 32% फ्रॉम द एक्सपोर्ट क्रेडिट, 8% किसी और तरह की कैटेगरी में डाल दीजिए, यानी कि आपके ऊपर सब टारगेट की लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो वो फॉरेन बैंक्स जहां पर जो ब्रांचेस हैं वो 20 से कम है, वहां पर सब टारगेट की लिमिट्स काउंट नहीं होंगी। रीजनल रूरल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो टारगेट है दैट इज 75% ऑफ द ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। तो यहां पर रीजनल रूरल बैंक के लिए एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो टारगेट है दैट इज 75%। जो दूसरे बैंक है उनके लिए टारगेट है 40%। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टारगेट 40% था, जिसको अब 24 फाइनेंशियल 24 तक करना है 75%। आगे सब टारगेट की बात करते हैं।
तो एग्रीकल्चर का जो सब टारगेट है वो सेम ही है, डेट इज 18%। वो कितना है? 18% ही है। एंड फर्दर 18% तो है, लेकिन यहां पर जो स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर के लिए, यहां पर जो स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर की जो सब टारगेट था एग्रीकल्चर के केस में, डेट वाज नाउ प्रीवियसली 8% था ना। वो कितना था पहले? 8% था, जिसको फर्दर इंक्रीज करके करना है अब 10% करना है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024। बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024 ये जो सब टारगेट था एग्रीकल्चर में स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर के लिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए 8% था, इसे अब 10% करना है, अचीव करना है फाइनेंशियल 2024 तक। एंड फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो टारगेट है, दैट इज 7.5% ऑफ द ANBC। इट इज 7.5% ऑफ द ANBC। एंड फर्दर वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट था, एक्सक्लूडिंग द RRBs फॉर द ऑल दी अदर बैंक्स, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो आपके पास फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस 20 और से अबव है, उनके लिए जो टारगेट है दैट वाज 12%। वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूं, वीकर सेक्शन के लिए टारगेट था पहले 10% का टारगेट था पहले, अब उसे इंक्रीज करके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कर दिया गया है 12%। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक अचीव करना है 12% का, जो कि पहले 10% का होता था। SMF यानी कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर के केस में जो टारगेट पहले 8% का था, उसे अब फर्दर इंक्रीज कर दिया गया है 10%, जो कि अचीव किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो टारगेट है, दैट इज 7.5% ऑफ द ANBC और CEOBE। ओके, एंड ये 8% ऑफ 18% नहीं है, इट इज 8% ऑफ ANBC। इट इज 8% ऑफ ANBC और CEOBE। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे यहां पर। देन इट इज रिलेटेड टू हाउसिंग। अब हाउसिंग के लिए यहां पर बैंक एम्प्लॉय को जो लैंडिंग की गई है वो हाउसिंग लोन में आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल नहीं होगा। एंड जो कोई लोन दिए गए हैं यहां पर इंडिविजुअल को 35 लाख तक के मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, यानी कि उन एरियाज में जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, एंड फर्दर 25 लाख के जो लोन दिए गए हैं उन एरियाज में जो कि अदर एरियाज में आते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में नहीं आते हैं। वहां पर अगर टोटल आपकी ओवरऑल घर बनाने की जो कॉस्ट है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, एंड 30 लाख से ज्यादा नहीं है अदर एरियाज में, तो उसे यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाएगा। एंड फर्दर यहां पर जो रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए डैमेज ड्वेलिंग्स को यहां पर रिपेयर करने के लिए अब यहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो लिमिट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है 10 लाख, जो कि पहले यहां पर कम थी लिमिट, अब उसे 10 लाख कर दिया गया है। एंड फर्दर अदर एरियाज में यहां पर रिपेयर के लिए जो लिमिट थी वो पहले 2 लाख थी, अब उसे 6 लाख कर दिया गया, अब उसे भी यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में माना जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ₹5 करोड़ पर बोरर के हिसाब से अगर कोई लैंडिंग की गई है तो वहां पर वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट होगी। एंड अगर वो प्रोजेक्ट आपका आयुष्मान भारत के अंदर आता है, आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं अंडर द आयुष्मान भारत, तो ये लिमिट डबल है, ठीक है। अदरवाइज 5 करोड़ रुपीस पर बोरर है, लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बनाना चाह रहे हैं तो वहां पर ये लिमिट 10 करोड़ रुपए की है। इसी तरह से अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर बैंक जो लोन है 30 करोड़ तक के वो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल होंगे। एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए जो लिमिट है दैट इज ₹10 लाख पर बोरर। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है। अदरवाइज रिन्यूएबल एनर्जी का जो कोटा है यहां पर बैंक लिमिट है वो 30 करोड़ रुपीस तक की है, यानी कि 30 करोड़ रुपीस जो अगर आप कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े लोन देते हैं तो 30 करोड़ तक का जो लोन है वो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल होगा। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के केस में जो लोन अमाउंट है 10 लाख तक का आपका रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल होगा। एजुकेशन लोन का जो मैक्सिमम क्वांटम है आप यहां पर शामिल कर सकते हैं अंडर द PSL, दैट इज 20 लाख रुपीस, दैट इज अप टू 20 लाख रुपीस। एंड इसी तरह से अगर स्टार्टअप को किसी तरह का लोन दिया जाता है 50 करोड़ तक का, वो भी यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल होगा। PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट जो ओपन किए गए थे वहां पर अगर आप उनको OD लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर 10,000 तक की जो OD लिमिट है दैट विल आल्सो बी कवर्ड इनटू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काफी ज्यादा, इनको काफी ज्यादा आप डेप्थली आप यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग में एंड इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये जो यूनिट है मॉड्यूल डी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर फर्दर आगे बात करते हैं रिलेटेड टू द रीफाइनेंस। अब रीफाइनेंस क्या रहता है? अब सिंपल सा केस आपको बताता हूं। बैंक ए ने यहां पर just happened to it, the marker is not working, let me change that. ओके, सो बैंक ए ने यहां पर लेंडिंग की है फर्दर XYZ फर्म को, XYZ फर्म को लेंडिंग कर दी है। अब लेंडिंग कर दी तो बैंक के पास यहां पर पैसा नहीं है, बैंक के पास यहां पर लिक्विडिटी खत्म हो गई, बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर कई बार क्या होता है रीफाइनेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए JLGs एंड SIGs के केस में, JLG यानी कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप एंड SIG के केस में
यहां पर 100% रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा 100% रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। यानी कि जितना भी अमाउंट यहां पर बैंक के द्वारा फर्दर लेंडिंग की गई है टू द जेएलजीज एंड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, टू द जेएलजीज एंड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो यहां पर फर्दर जो बैंक है वो रीफाइनेंस ले सकते हैं नाबार्ड से फर्दर उनके बदले में बैंक पैसे ले सकते हैं। यानी कि फर्दर लैंडिंग करने के लिए जो पैसा उन्होंने यहां पर आगे दिया जीएलजी को एंड फर्दर एसएचजी को पैसा दिया, उसके बदले में यहां पर नाबार्ड के पास क्या है? नाबार्ड से पास है आपके पास लिक्विडिटी आ गई। मान लीजिए बैंक ने जेएलजी को एंड एसएचजी को जो टोटल लेंडिंग की वो 5 करोड़ रुपए की लेंडिंग की, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 5 करोड़ तक की लेंडिंग की बैंक ने, ठीक है। तो यहां पर नाबार्ड से ये रीफाइनेंस ले सकते हैं इस 5 करोड़ का, तो ये 100% रीफाइनेंस है, तो 5 करोड़ यहां पर बैंक को किससे मिल जाएंगे? नाबार्ड से मिल जाएंगे। अब इसका बेनिफिट बैंक को क्या हुआ? बेनिफिट बैंक को ये हुआ, एक तो बैंक के पास लिक्विडिटी आ गई, एंड मोर ओवर बैंक के पास लिक्विडिटी आने के साथ साथ यहां पर क्या हुआ कि अल्टीमेटली बैंक अब इन रिसोर्सेज को कहीं और इस्तेमाल कर पाएगा, एंड बैंक को यहां पर जो जेएलजी एसएचजी में जो लैंडिंग की है वहां से इंटरेस्ट इनकम तो बैंक को ऑलरेडी हो ही रही है, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट रिलेटेड टू द रीफाइनेंस। So it assumes importance in times of tight liquidity position, and further EXIM, Export-Import Bank of India provides the refinance for export loans. जो EXIM है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस के लिए वो यहाँ पर क्या करता है? रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर लोन्स के लिए रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है। सिडबी जो है वो यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो लेंडिंग की जाती है उसके लिए यहाँ पर रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है। सिडबी इज व्हाट? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो लेंडिंग की जाती है उसके लिए रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। सो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? जो भी हम लेंडिंग करते हैं अब उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे डिफॉल्ट रिस्क है चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है, ठीक है। अब उनको कैसे डील किया जाएगा उससे रिलेटेड है। सो यहां पर अगर आप रिस्क से साथ डील करना चाहते हैं, रिस्क से रिलेटेड कोई भी जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जाती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि वो सबसे पहले रिस्क को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे क्वांटिफाई करेंगे, फिर उसको यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अंडर द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। क्योंकि आप रिस्क को बिल्कुल तो खत्म कर नहीं सकते हैं। ऐसा तो मत कहिएगा कि अगर मैं लोन दूंगा वो डिफॉल्ट नहीं होगा। चाहे मैं जितना भी अच्छा यहां पर लोन सैंक्शन कर दूं, चाहे जितना भी अच्छा मैं लोन अप्रेजल कर दूं, क्या वो लोन डिफॉल्ट नहीं हो सकता? डेफिनेटली देयर आर वेरी वेरी ब्राइट चांसेस कि वो लोन डिफॉल्ट हो सकता है, मे बी ड्यू टू द इंटेंशनल फ्रॉड, मे बी ड्यू टू द अनइंटेंशनल फ्रॉड्स। ओके, तो सूटेबल बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए जो यहां पर रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी, उनको क्वांटिफाई यानी कि मेजर करेगी, एंड फर्दर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। एंड फर्दर बेटर रिस्क मैनेजमेंट को पहुंचने के लिए एंड फर्दर मैं अपने आप को रिस्क कंसंट्रेट ना कर लूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम गाइडलाइंस दी है, चाहे वो एक्सपोजर लिमिट से रिलेटेड है, इंडिविजुअल बोरो से रिलेटेड एंड फर्दर ग्रुप बोरो से रिलेटेड, एंड फर्दर यहां पर इंटरनल लिमिट्स भी सेट की जाती हैं बैंक्स के द्वारा। इंटरनल एक्सपोजर सेट किए जाते हैं ताकि बैंक का एक्सपोजर लिमिट जो है, कंसंट्रेशन जो है वो यहां पर ज्यादा ना हो जाए। ओके, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द बेस रेट सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अब बेस रेट सिस्टम मत समझिए, बेस रेट सिस्टम तो काफी ज्यादा पुराना हो गया। दैट इज बेसिकली द वेरी वेरी ओल्ड सिस्टम। तो मैं बेसिक सिस्टम आपको समझाऊंगा। दैट इज अ बेंचमार्क लेंडिंग। अब बेंचमार्क लेंडिंग क्या होती है? जहां पर आप एक रेट को बेंचमार्क मान लेते हैं, जहां पर मैं एक रेट को बेंचमार्क मान लेता हूं एंड उसके हिसाब से लेंडिंग करता हूं, लेट अस सपोज कि मैंने यहां पर EBLR यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को, EBLR को अपना बेंचमार्क लेंडिंग रेट मान लिया। यानी कि अब जो भी मैं लेंडिंग करूंगा वो EBLR के हिसाब से करूंगा, वो यहां पर EBLR के हिसाब से करूंगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए EBLR अगर चल रहा है 7%, ये चल रहा है 7%, एंड मैं अपना क्वेश्चन लेकर चलता हूं, अपना मार्जिन लेकर चलता हूं 2% का, तो जो मैं लैंडिंग करूंगा वो मैं करूंगा 9% के ऊपर। अगर मेरा EBLR कल चेंज हो जाता है, इट कम्स आउट टू बी 8.5%, ये 8.5% हो गया। मैंने तो अपना मार्जिन 2% का मेंटेन करना है, तो मैं 10.5% के ऊपर लैंडिंग करूंगा। दैट इज बेसिकली द बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम। अब बेस रेट की अगर हम बात करते हैं तो बेस रेट ने BPLR को, यानी कि जो आपके पास प्राइम लेंडिंग रेट था,
जो आपके पास बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था, इसने उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया था बेस रेट ने। बेस रेट के बाद एमसीएलआर आया, एमसीएलआर के बाद फर्दर हमारे पास ईबीएलआर आ गया, ठीक है। तो बेस रेट सिस्टम इज एम्ड एट एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो जो हम यहाँ पर डिफरेंट रेट सिस्टम यूज करते हैं, इनका मेन पर्पस क्या है कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लेकर आए। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहेंगे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो फर्दर आगे कस्टमर्स को भी मिल पाए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहां पर, अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर सीआरआर को चेंज किया, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को चेंज किया, एंड फर्दर उसका बेनिफिट यहां पर कस्टमर्स को भी मिलना चाहिए। फर्दर उसका बेनिफिट जो है वो यहां पर कस्टमर्स को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो साथ के साथ नहीं मिलता। तो यहां पर ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे सिस्टम, जो डिफरेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है, अब यहां पर इनमें चेंजेस हुए, तो साथ के साथ यहां पर इनका इंपैक्ट यहां पर मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी मिलना चाहिए। तो वो किस तरह से हो पाएगा, अगर मेरे जो यहां पर बेंचमार्क रेट्स हैं वो इनके ऊपर बेस्ड है, अगर वो इनके ऊपर बेस्ड होंगे तो डेफिनेटली जैसे ही चेंजेस होंगे साथ के साथ जो इंटरेस्ट रेट में है वो चेंजेस हो जाएंगे, एंड उसका बेनिफिट जो है वो यहां पर कस्टमर को भी मिल पाएगा। ओके, then it is related to the percentage, it is related to the penal rate of interest, it is related with the penal rate of interest। तो बैंक्स को यहां पर फ्रीडम दी गई है, इस चीज की आजादी दी गई है कि बैंक यहां पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बातचीत करते हुए एंड वहां पर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना सकते हैं कि वो पीनल इंटरेस्ट जो है वो किन किन चीजों के ऊपर चार्जेस में डालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर डिफॉल्ट किया जाता है, या फिर मान लीजिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जमा नहीं करवाया गया, तो यहां पर वो क्या क्या चार्जेस डालेंगे, यानी कि क्या क्या पेनल्टी लगाएंगे, इसके रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स जो है, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स हैं जो कि 25,000 तक के हैं, वहां पर किसी भी तरह के पीनल जो चार्जेस है वो यहां पर नहीं डाले जा सकते, किसी भी तरह के पीनल चार्जेस नहीं डाले जा सकते अगर आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगर आप करते हैं एंड वो लेंडिंग जो वो 25,000 तक की है। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडवांसेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं बैंक एडवांसेस के ऊपर। पहली चीज तो ये है कि बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट किसी भी तरह की लेंडिंग नहीं कर सकते, बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट किसी भी तरह की लेंडिंग नहीं कर सकते। एंड फर्दर जो बैंक है वो यहां पर अपने डायरेक्टर्स को लेंडिंग नहीं कर सकते, और एनी एंटिटी इन विच एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, यानी कि ना तो अपने डायरेक्टर्स को लेंडिंग कर सकते हैं, ना ही इसी तरह की कोई एंटिटी को, किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें उनके डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं उनको किसी तरह की लेंडिंग कर सकते हैं। एंड आल्सो एडवांसेस अगेंस्ट एफडीआर्स ऑफ अदर बैंक्स इज नॉट परमिटेड। तो वहां पर आप किसी और बैंक के एफडीआर के अगेंस्ट भी लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। देन इट इज रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। मैंने जैसे आपको बताया था कि लोन कितना भी अच्छा कर ले, चाहे आपने बैंक की पूरी पॉलिसीज को अपनाया है, अप्रेजल मेथड को अपनाया है, डिलीवरी के टाइम पर, कंट्रोल के टाइम पर, एंड फर्दर आपने पोस्ट लोन सैंक्शन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से की है, फिर भी यहां पर आपके लोन में डिफॉल्ट हो सकता है। देयर आर चांसेस कि लोन में डिफॉल्ट हो सकता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से डिफॉल्ट हुआ हो सकता है कि इंटेंशनल फ्रॉड यानी कि विलफुल डिफॉल्ट हुआ हो। अगर जेन्युइन डिफॉल्ट हुआ है यानी कि मेन रीजंस की वजह से, जैसे मान लीजिए अभी पेंडेमिक आ गया था तो बहुत सी फर्म्स डिफॉल्ट हुई हैं, तो यहां पर वो क्या था, यहां पर वो जेन्युइन डिफॉल्ट हुआ था। क्या था, जेन्युइन डिफॉल्ट था। तो उसके केस में आप एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं उस फर्म को उभारने के लिए। मान लीजिए मैंने यहां पर एके साइकिल्स को यहां पर लैंडिंग की, जो कि एक बहुत अच्छी फर्म थी, मैंने एके साइकिल्स को लैंडिंग कर दी। अब यहां पर लैंडिंग तो कर दी, लेकिन यहां पर पेंडेमिक के दौरान ये फर्म जो थी ये बंद होने की कगार पर आ गई, मेरा लोन जो था वो खराब हो गया। तो यहां पर मैं अपने प्रैक्टिसेस के तहत इनको दोबारा से उभारने के लिए इनको फर्दर एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। मुझे यहां पर प्रॉपर यहां पर इनकी जो भी जजमेंट है, जो भी फ्यूचर असाइनमेंट्स उनको देखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर में दोबारा से अपने आप को रिस्टैब्लिश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो मैं इनको एडिशनल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता हूं, या जो पुराना इंटरेस्ट लगाया गया था उसमें कंसेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, या फिर लोन को रीफेज कर सकता हूं। जहां पर लोन को मैंने कहा था पहले अमाउंट ड्यू हो गया था, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए का या 20 लाख का लोन था, लेट अस सपोज कि 20 लाख का लोन था, 20 लाख में से 2 लाख रुपए ओवरड्यू हो गया था एंड ये फर्म वो पैसा पे नहीं कर पा रही थी, यानी कि 22 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया, 22 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। तो रीफेजमेंट या फिर रीशेड्यूलिंग के दौरान क्या होगा कि इन 22 लाख के हिसाब से अब नई इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी।
अब ये 22 लाख के हिसाब से नई इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी, डेट इज बेसिक रिलेटेड टू द रीफेजमेंट और द रीशेड्यूलिंग ऑफ द अकाउंट, ठीक है, ताकि ये जो यूनिट था ये दोबारा से वायबल हो जाए, ताकि ये जो यूनिट था ये दोबारा से वायबल हो जाए एंड फर्दर ये दोबारा से काम करना शुरू कर दे एंड मैं अपने लोन की रिकवरी कर पाऊँ। लेकिन विलफुल डिफॉल्ट के केस में ऐसा नहीं करते हैं हम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर जेन्युइन डिफॉल्ट है सिर्फ वहां पर ऐसा करते हैं। देन इट इज रिलेटेड विद द फेयर प्रैक्टिसेस कोड, देन इट इज रिलेटेड विद द फेयर प्रैक्टिसेस कोड। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं दो, ये जो गाइडलाइंस है ये जब कस्टमर बैंक में एक बार एंटर करके तब से स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि लैंडिंग में क्या फेयर प्रैक्टिसेस कोड है उससे रिलेटेड है, तो ये उससे रिलेट करती हैं। यानी कि जब कस्टमर ने आपको एप्लीकेशन दी है लोन के लिए, प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं या आपने लोन अप्रेजल करनी है या टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है, आपने लोन की डिसबर्समेंट करनी है, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन करनी है, यानी कि पोस्ट सैंक्शन आपने सुपरविजन करनी है उससे रिलेटेड, एंड जो भी जनरल गाइडलाइंस है, जो भी जनरल गाइडलाइंस हैं कि आप जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर आप यहां पर भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या फिर रिकवरी में आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते, एंड फर्दर टेक ओवर करने के लिए लोन्स को या फिर ट्रांसफर करने के लिए लोन्स को क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ये जनरल गाइडलाइंस यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई हैं। दोज आर कवर्ड अंडर द फेयर प्रैक्टिसेस कोड। देन इट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ द लोन्स इन द बैंक, ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ द लोन्स इन द बैंक। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी आपके पास एप्लीकेशन आती है, लोन एप्लीकेशन को रिसिप्ट करेंगे, तो यहां पर जब से आपके पास फॉर्मल रिक्वेस्ट आ गई कि पर्सन लोन लेना चाहता है, आपका लोन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप कस्टमर को एक ही बार में बता दीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एंड फर्दर आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने लगा दें, आपसे लोन आपका वेरिफिकेशन, आपके पास से जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सपोर्ट इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेंट से चाहिए, वो आप यहां पर एप्लीकेशन के साथ ही उनसे ले लीजिए, एंड जो कंसर्न्ड स्टाफ है उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए गए ना वो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से लिए गए। अगर आप अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, दैट इज आल्सो एन हैरेसमेंट, दैट इज आल्सो अ हैरेसमेंट टू द कस्टमर, तो ऐसा भी नहीं करना है। देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस। तो यहां पर जो भी प्रपोजल आपके पास आया है, जो भी लोन एप्लीकेशन आपके पास आई है, आप उसको इवेल्युएट कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, एंड अपने बैंक की जो इंटरनल गाइडलाइंस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, लोन पॉलिसीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखिएगा कि आप ये लेंडिंग कर सकते नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई केसीसी का पर्सन आया लोन लेने के लिए, एंड वो कहता कि मैंने 1 करोड़ की केसीसी लेनी है, लेकिन आपकी बैंक की पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि आप 50 लाख से ज्यादा का केसीसी में लेंडिंग नहीं कर सकते, 50 लाख से ज्यादा केसीसी में लेंडिंग नहीं कर सकते। एंड आपकी जो पावर्स है, मान लीजिए आप स्केल 2 ऑफिसर हैं, मान लीजिए आप स्केल 2 ऑफिसर हैं, एंड आपकी जो लेंडिंग पावर है अंडर द केसीसी वो है 30 लाख रुपीज, वो है 30 लाख रुपए की, एंड फर्दर उसके केस में आपको इन सभी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी के आपको इवैल्यूएट करने के लिए इन सभी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसीजर। अगर आपकी पावर्स में नहीं है तो आप फर्दर वो प्रपोजल अपने जोनल हेड में भेजेंगे या फर्दर अपनी जो हायर अथॉरिटी है उसको भेजेंगे, ओके। देन फर्दर आप टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सैंक्शन कर देंगे, एंड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप लोन को डिसबर्स कर देंगे। देन इट इज रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। अब हर एक बैंक का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक प्रोसीजर होता है कि उन्होंने किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से प्रोसीजर करनी है। जैसे मान लीजिए आप रेगुलर विजिट्स कर सकते हैं प्लांट के ऊपर, यूनिट के ऊपर, या फिर आप यहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं यूनिट का। देन इट इज रिलेटेड टू द रिन्यूअल ऑफ द एडवांसेस। तो जहां पर लोन्स यहां पर रिन्यूअल होते हैं, जहां यानी कि जो लोन्स हैं दोज आर रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट इन इंस्टॉलमेंट, तो वहां पर आप उनको क्या करते हैं, आप उनको रिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए सीसी लिमिट है, अब सीसी लिमिट जो होती है वो 12 महीने की होती है, 12 महीने के बाद उसको फिर से रिव्यू किया जाता है, उसको फिर से रिन्यू किया जाता है। सो उस तरह के एडवांसेस को आप रिन्यू करते हैं। जहां पर लेकिन टर्म लोन्स है वहां पर उनको रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन। तो मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको 2 तरीके बताए थे लैंडिंग के, बेसिक 2 ही चीजें हैं। एक है कमर्शियल लैंडिंग जहां पर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन कर रहे हैं, एंड एक है आपके पास रिटेल लैंडिंग जहां पर आप छोटे छोटे कस्टमर्स को लैंडिंग कर रहे हैं। अब यहां पर कमर्शियल लैंडिंग के केस में तो आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास असेसमेंट से रिलेटेड, डिसबर्सल से रिलेटेड, मॉनिटरिंग से रिलेटेड प्रॉपर स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए, तभी आप यहां पर लैंडिंग कर पाएंगे। एंड ये बेसिकली जो आपके कमर्शियल लोन होते हैं, ये प्रोजेक्ट लोन होते हैं, बहुत ही लंबे समय के लोन होते हैं ये। जैसे मान लीजिए 20 साल का लोन, 30 साल का लोन, इस तरह से लोन होते हैं। एंड फर्दर रिटेल लैंडिंग के केस में कहते हैं आपके पास छोटे छोटे टाइम पीरियड के लोन होते हैं, जैसे 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, इस तरह की लैंडिंग होगी। एंड फर्दर
यहाँ पर आपका टिकट साइज भी काफी ज्यादा छोटा होता है एंड यहाँ पर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रखे हैं, ऑलरेडी आपने यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है एंड इतनी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो गई कि आप इवन ऑनलाइन एप्लीकेशन लेकर उनको प्रोसेस करते हुए ऑनलाइन सैंक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कस्टमर के केवाईसी लिए नॉर्म्स, केवाईसी लिए, केवाईसी के तहत आपने सिबिल स्कोर चेक कर लिया एंड फर्दर सिबिल स्कोर चेक करते ही आपने यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी लिमिट बना दी कि आपको इतनी अमाउंट का प्री अप्रूव्ड लिमिट जो है वो सैंक्शन होगी, आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट सैंक्शन होगी। ठीक है, आपकी ये बेसिकली ये प्री अप्रूव सैंक्शन किस तरह से कर पाए, अगर स्टैंडर्डाइजेशन है तभी हम कर पाए, क्योंकि ये बेसिकली हमें क्या है, यहां पर लार्ज नंबर में लैंडिंग करनी है, ये एक दो बंदों को लैंडिंग नहीं करनी है। यहां पर तो 100 करोड़ में एक पर्सन को भी लैंडिंग कर सकता हूं, यहां पर मैं 100 करोड़ 10,000 बंदों को कर रहा हूं, तो यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन की गई है एंड फर्दर उसके तहत क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, that is a method of assessment of lending and after that it is related to the assessment of working capital, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो यहां पर मेरे पास ग्रॉस एसेट्स है, जो यहां पर ग्रॉस करंट एसेट्स है, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहां पर मुझे और एक पैसा चाहिए जो यहां पर मेरा एक डिफरेंस को, नेट वर्किंग जो कैपिटल का लैग है, यहां पर गैप है, वर्किंग कैपिटल का गैप है, उसको मैं कवर अप कर पाऊं, जो वर्किंग कैपिटल का गैप है उसको मैं कवर अप कर पाऊं। अब उसको वर्किंग कैपिटल के गैप को कवर अप करने के लिए मुझे बैंक से सीसी लिमिट लेनी पड़ेगी। अब सीसी लिमिट को असेस करने के लिए जो यहां पर डिफरेंट मेथड्स हैं उनको बैंक अपनाएगा, चाहे नायक कमेटी का मेथड है, चाहे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड है, इन डिफरेंट मेथडोलॉजीज को यहां पर अपनाया जाता है जिसके थ्रू असेसमेंट की जाती है। या फिर सीएमए, जो कि सीएमए मेथड होता है, एमपीबीएफ बेस्ड ऑन सीएमए, दैट इज what, that is the credit monitoring arrangement, that is a credit monitoring arrangement। तो ऑपरेशंस मैनुअल जो होते हैं यहाँ पर सीएमए रिपोर्ट तैयार की, सीएमए रिपोर्ट क्या होता है कि आप अगले 7 साल की या अगले 5 साल की प्रोजेक्शंस तैयार कर ली कि अगले 5 साल में यूनिट कैसे कैसे काम करेगा, जो सेल्स है वो किस तरह से बढ़ेंगी, एसेट किस तरह से बढ़ेंगे, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट किस तरह से ग्रू करेगा एंड फर्दर कंपनी वायबल होगी या नहीं होगी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है एंड फर्दर उसके हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो फर्म्स को देनी है बड़ी बड़ी उस तरह से चेक की जाती है, जो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर देनी है वो यहाँ पर नायक कमेटी के हिसाब से यहाँ पर आपकी लैंडिंग की लिमिट जो है वो डिसाइड की जाती है। इज इट क्लियर? सीएमए की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, इट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। ओके, तो यहां पर सीएमए के केस में डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एंड इसमें फॉर्म 1 से लेकर के फॉर्म 6 तक यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपके लिए डुएबल चीजें ना आपको मैं करवा रहा हूं, डू नॉट वरी अबाउट कि क्या क्या चीजें हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मैं सिर्फ आपको उसी क्वांटम उसी वेटेज के हिसाब से करवा रहा हूं जिस वेटेज के हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अंडर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग। ओके, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर कर देते हैं एंड। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।